हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा फुल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है लव स्टार। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है गुचियान। गुचियान एक एआई मास्टर से उसके वर्क प्लेस पर मिलने के लिए जाता है। उस जगह पर पहुँचने के बाद गुचियान को कोई भी शख्स दिखाई नहीं देता। तभी गुचियान को एक आवाज आती है कि सर, आप इन लाइट्स को फॉलो करते हुए अंदर आ जाएं। जब गुचियान उस जगह पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। गुचियान काफी दिलचस्पी से इस लड़की को देख रहा होता है और तभी ये लड़की अपनी आंखें खोलती है। गुचियान इसको काफी गौर से देख रहा होता है, इसलिए ये वहाँ से गिरने लगता है, लेकिन ये लड़की इसको गिरने से बचा लेती है। जब ये ऐसा करती है तो गुचियान काफी परेशान हो जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जल्दी से अपनी मेडिसिन निकाल लेता है, लेकिन फिर ये नोटिस करता है कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है। असल में बचपन में एक एक्सीडेंट के दौरान गुचियान के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। गुचियान भी तब अपने पेरेंट्स के साथ ही था, लेकिन ये बच गया था और तभी से गुचियान को एक मेंटल इलनेस हो गई है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स जब गुचियान को हाथ लगाता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इस लड़की के हाथ लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है और फिर ये लड़की बताती है कि मैं कोई लड़की नहीं बल्कि मैं एक एआई रोबोट हूँ और मेरा नाम फैंशिंग है। ये सुनकर गुचियान और भी हैरान हो जाता है। वो कहता है, अभी तुमने मुझे हाथ लगाया लेकिन ये सब बहुत रियलिस्टिक था, मैं तो फर्क ही नहीं कर पाया कि तुम कोई रोबोट हो या कोई इंसान। और फिर फैंशिंग वन अपनी जैकेट उतार कर इसको दिखाती है कि मैं वाकई में ही एक बहुत एडवांस रोबोट हूँ। अब वो एआई मास्टर जिसने इस रोबोट को बनाया है उसका नाम डोंगयांग है और ये अपनी बहन से बात कर रहा है जो कि एक नर्स है। गुचियान इसकी इन्वेंशन देखने के लिए ही आया था और ये काफी परेशान होता है कि अगर गुचियान को इसकी इन्वेंशन पसंद नहीं आई तो वो इसके प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा और फिर इसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन इसकी बहन इसको हौसला दे रही होती है कि तुम फिक्र नहीं करो और कॉन्फिडेंटली उसके पास जाओ, देखना उसे तुम्हारा प्रोजेक्ट जरूर पसंद आएगा। फिर गुचियान कहता है कि तुम्हारा क्रिएटर डोंगयांग कहाँ पर है और इतने में ही डोंगयांग यहाँ पर आ जाता है। अब गुचियान इससे कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, जल्दी से अपनी इन्वेंशन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। फिर डोंगयांग इसको बताता है कि फैंशिंग वन को उन लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है जिन लोगों को मुख्तलिफ मेंटल डिजीजेस हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करते वक्त डर महसूस करते हैं। इसके अलावा फैंशिंग वन अपने ऑनर के साथ 24 घंटे रहेगी। इसके साथ साथ जब आप काम से थके हुए आएंगे तो फैंशिंग वन में एक फंक्शन ऐसा है जिसकी मदद से ये आपको मसाज भी दे सकती है, जिससे आपकी तमाम थकावट उतर जाएगी। अब डोंगयांग गुचियान से कहता है कि सर, क्या आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं? तो गुचियान कहता है कि मैं घर जाकर इसके बारे में सोचूंगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। अब गुचियान यहाँ से चला जाता है तो तभी डोंगयांग को अपनी बहन की बात याद आती है कि उसने इससे कहा था कि जब भी तुम अपने क्लाइंट से मिलो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से सी ऑफ करना। इसीलिए डोंगयांग गुचियान के पीछे भागता है और कहता है कि मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन ये गलती से गुचियान को हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से गुचियान की तबीयत काफी खराब हो जाती है और इसके पास जो मेडिसिन होती है वो इसके हाथ से नीचे गिर जाती है और डोंगयांग गलती से उस मेडिसिन के ऊपर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन जाया हो जाती है। अब फिर गुचियान को हॉस्पिटल लाया जाता है। गुचियान की हालत काफी खराब होती है और इस टाइम पर गुचियान को वो टाइम याद आ रहा होता है जब इसके पेरेंट्स का वो कार एक्सीडेंट हुआ था और इसकी मॉम गुचियान से तब ये बात कह रही थी कि तुम्हें एक लम्हे के लिए भी सोना नहीं है, तुम्हें जागे रहना है। और अपनी मॉम की यही बात याद करते हुए गुचियान एकदम से आंखें खोल लेता है। अब घर पर वापस आने के बाद अंकल चाओ गुचियान से कहते हैं कि आज तुम्हें हॉस्पिटल में क्या हो गया था, आज मुझे तुम्हारी दवाई की डोज 2 गुना देनी पड़ी, फिर कहीं जाकर तुम्हें होश आया। तो गुचियान कहने लगता है कि मैंने दुनिया के तमाम अच्छे डॉक्टर्स को तो दिखा लिया है, लेकिन किसी के पास भी मेरी बीमारी का कोई परमानेंट हल नहीं है। और अब ब्रेकफास्ट करते हुए भी गुचियान को फैंशिंग वन का ही ख्याल आ रहा होता है और इतने में यहाँ पर चीफ लैंग आते हैं, लेकिन चीफ लैंग का घर पर आना गुचियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। चीफ लैंग कहता है कि मैंने सुना कि आज तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। तो गुचियान कहता है कि तुम्हें जो भी काम है तुम सीधे सीधे बोल दो, इस तरह इधर उधर की बातें मत करो। इस पर चीफ लैंग कहते हैं कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का एक काफी लंबे अरसे तक दोस्त रहा हूँ। गुचियान कहता है कि तुम मुझे जल्दी से वो बात बताओ जो तुम करने के लिए आए हो। चीफ लैंग कहता है कि कंपनी एक बहुत ही क्रिटिकल वक्त से गुजर रही है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से तुम कंपनी का इतना सारा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ अरसे के लिए घर पर रहना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। उस सारे टाइम में मैं तुम्हारे
लिए कंपनी के तमाम मामलात को संभालूंगा और जब तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी तो तुम ही फिर अपनी कंपनी के हेड होगे। इस पर गुचियान कहता है कि पहले ही मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की वजह से तुम एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर से मेरी कंपनी के दूसरे बड़े शेयर होल्डर बन गए हो, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इस पर चीफ लैंग कहता है कि मेरे लिए तुम्हारी सेहत और कंपनी का फ्यूचर दोनों बहुत अहम है, इसलिए इस मामले को देखने के लिए मैं डायरेक्टर्स की एक मीटिंग रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक गलत फैसले की वजह से मैं सब कुछ खो दूं। गुचियान को अच्छा नहीं लगता, उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे पेरेंट्स का जिक्र तुम मत किया करो, और वैसे भी तुम बेहतर जानते हो कि वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इस पर चीफ लैंग कहने लगता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और उसमें पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था। ये बात सुनकर गुचियान को गुस्सा आ जाता है और ये अंकल चाओ से कहता है कि आप प्लीज इससे कह दे कि यहाँ से चला जाए। अब हमें हमारे ड्रामा की मेन लीड फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम फैनशिंग होता है। ये अपने भाई डोंगयांग से उसकी वर्क प्लेस पे मिलने के लिए आती है और डोंगयांग ने फैनशिंग वन को बिल्कुल अपनी बहन जैसा बनाया होता है। ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। फैनशिंग वन से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है, तो ये इसको बताती है कि आज इसका मूड अच्छा नहीं है और इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब फैनशिंग अपने भाई से पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तो डोंगयांग कहता है कि मुझे 6 महीनों के अंदर सिर्फ एक ही इन्वेस्टर मिला था, लेकिन मेरी वजह से आज वो मरते मरते बचा है। इस पर फैनशिंग कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आओ आकर मेरे साथ खाना खाओ। पहले तो डोंगयांग खाना खाने के लिए मान नहीं रहा होता, फिर खाना इतना डिलीशियस होता है उसको देखकर ये आखिरकार खाना खाने के लिए आ ही जाता है। अब गुचियान अपनी स्टडी में आता है और इसने अपनी स्टडी के अंदर अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के केस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन एक बोर्ड पर लगाई होती है। अब ये यहाँ पर चीफ लैंग की पिक्चर लगाकर अपने आप से कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के कातिल को तलाश करके जरूर रहूंगा। अब फैनशिंग और डोंगयांग मिलकर एक मूवी देख रहे होते हैं। इतने में फैनशिंग को एक मैसेज आता है और ये मैसेज गुचियान की तरफ से होता है कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। ये मैसेज देखकर डोंगयांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में ही तमाम कंप्यूटर्स में एक अलर्ट आने लगता है कि इसकी रोबोट फैनशिंग वन में वायरस आ गया है। अब अगले दिन सुबह गुचियान अपने घर से बाहर निकलता है तो इसके गार्डन में एक गिफ्ट रखा होता है। गुचियान इस गिफ्ट के पास जाता है और जब गुचियान इस गिफ्ट को खोलता है तो इसके अंदर फैनशिंग वन रोबोट होती है। अब गुचियान इस रोबोट को देखकर कहने लगता है कि मैं आखिर एक रोबोट को देखने की वजह से मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। और अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि जब फैनशिंग वन के सर्किट में वायरस आ गया था, यहाँ पर फैनशिंग सोच रही होती है कि मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी है। अगर मेरे भाई को मिस्टर गू की तरफ से वो इन्वेस्टमेंट मिल जाती तो मेरे भाई की इन्वेंशन की वजह से काफी लोगों की मदद हो सकती थी, और वैसे भी ये इन्वेंशन मेरे भाई की इतने सालों की मेहनत का नतीजा है। तभी फैनशिंग अपने भाई से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फैनशिंग डोंगयांग से कहती है कि तुमने फैनशिंग वन को बिल्कुल मेरे जैसा बनाया है, इसलिए मैं ये प्रिटेंड करूंगी कि मैं फैनशिंग वन हूँ और तुम फैनशिंग वन की जगह मुझे गुचियान के पास भेज देना। इस सारे टाइम में तुम फैनशिंग वन को रिपेयर कर लेना। डोंगयांग कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं भला रोबोट के बजाय तुम्हें कैसे ट्रायल पर भेज सकता हूँ। इस पर फैनशिंग कहती कि क्या तुम अपनी बहन को नहीं जानते हो कि वो कितनी टैलेंटेड है। इस पर डोंगयांग कहता है कि तो फिर तुम्हारी जॉब का क्या होगा। फैनशिंग कहती है कि मैंने पूरा साल ओवर टाइम भी काम किया है और अभी भी मेरे पास एनुअल लीव पड़ी हुई है, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ इस काम के लिए। इस पर डोंगयांग मान जाता है, ये कहते हुए कि अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमें अब यही सब करना होगा। तो अब जिसको गुचियान इतने गौर से देख रहा है वो कोई रोबोट नहीं बल्कि असल में फैनशिंग है। गुचियान इसको देखकर और भी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि डोंगयांग ने इसको तो बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह बनाया है, मैं तो फर्क ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये एक रोबोट है। गुचियान फैनशिंग को घर के अंदर ले आता है और उसे कहता है कि मैं तुम पर कुछ फंक्शनल टेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर फैनशिंग कहती है कि जैसा आप कहें मास्टर। गुचियान इससे कहता है कि तुम्हें 30 टाइम फ्रॉग जंप करना होगा। फैनशिंग ये सब कुछ इसके लिए करती है। गुचियान इससे और भी बहुत सारा फिजिकल वर्क करवाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट गुचियान फैनशिंग पर ये करता है कि ये एक बाउल में ऑरेंजेस डालता है और उनके अंदर सेसमे सीड डालकर इसे कहता है कि जल्दी से इन तमाम सेसमे सीड को ऑरेंजेस से अलग करो। इसके ये सब ऑर्डर सुनकर फैनशिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसे
जब समझ नहीं आती कि आखिर ये करे क्या, फिर ये जल्दी से टैप चलाती है और पानी की मदद से तमाम सेसमे सीड्स ऑरेंजेस से अलग कर देती है। ये देखकर गुचियान काफी इम्प्रेस होता है कि ये रोबोट तो काफी क्लेवर है। गुचियान इसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम काफी क्लेवर हो। इस पर फैनचिंग कहती है कि बचपन से सिर्फ मेरा भाई ही मुझे इंटेलिजेंट कहा करता था, आज पहली बार किसी और के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। अब गुचियान कहता है कि मैं तुम पर लास्ट टेस्ट करने वाला हूँ और तुम्हारा लास्ट टेस्ट ये है कि तुम्हें मुझे गाना गाकर सुनाना होगा। अब ये ऑर्डर सुनते ही फैनचिंग परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरी आवाज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर कोई मेरा गाना सुन ले तो वो मेरी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब इस सब से बचने के लिए फैनचिंग कहती है कि इस फंक्शन को यूज करने के लिए मेरी बहुत सी एनर्जी लगेगी, इसलिए अभी बेहतर यही होगा कि मैं आपके लिए ऐसा ना करूं। इस पर गुचियान कहता है कि ये फंक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं अक्सर रात को सो नहीं पाता हूँ। मैं तुम्हारा ये फंक्शन रात को सोते वक्त यूज किया करूंगा। अब फैनचिंग गाना गाना शुरू करती है तो इसकी ये आवाज सुनकर गुचियान के गले में कुछ फंस जाता है और फैनचिंग इसके गले में जो चीज फंसी होती है उसको निकालने में मदद कर रही होती है। ऐसा करने के दौरान फैनचिंग ने गुचियान को पीछे से हक किया होता है और इतने में अंकल चाओ आते हैं और वो ये देखकर समझते हैं कि शायद गुचियान को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है और वो इन दोनों को साथ देकर काफी खुश हो रहे होते हैं। अब गुचियान जल्दी से सोफे पर बैठ जाता है और अंकल चाओ कहते हैं कि मुझे आपको एक बहुत जरूरी खबर देनी है। चीफ लैंग ने आज कंपनी में एक सीक्रेट बोर्ड मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में वो वोटिंग करवा कर कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहा है। ये सुनते ही गुचियान कहता है कि अंकल जल्दी से आप मेरे लिए गाड़ी रेडी करवाएं, मैं अभी कंपनी जाऊंगा। अब गुचियान फैनचिंग से कहता है कि तुम अपने ये ग्लासेस उतार दो और अब से तुम इन्हें नहीं पहनोगी। अब गुचियान फैनचिंग के साथ अपनी कंपनी पहुंच जाता है और इधर चीफ लैंग बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स को गुचियान की बीमारी के बारे में एविडेंस दिखा रहा होता है और वो सबसे ये कहता है कि गुचियान की हेल्थ कंडीशन इस काबिल नहीं है कि वो कंपनी के मामलात को संभाल सके और वैसे भी हमारा यही फर्ज है कि हम गुचियान की हेल्थ पर ज्यादा तवज्जो दें, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर जमा किया है ताकि हम वोट करके इस मसले का हल तलाश कर सकें। चीफ लैंग कहता है कि गुचियान कुछ अरसे के लिए वो घर पर रहेगा और इस सारे टाइम में कंपनी के तमाम मामलात को मैं संभालूंगा। अगर आप सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। अब बोर्ड मीटिंग के तमाम मेंबर्स ही हाथ खड़े कर लेते हैं। ये देखकर चीफ लैंग बहुत खुश होता है कि सब कुछ इसकी फेवर में ही हो रहा है। इतने में चीफ लैंग का असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि गुचियान यहाँ पर आ गया है। अब ये खबर सुनते ही चीफ लैंग तमाम मेंबर से कहता है कि आप लोग जल्दी से टेक ओवर प्रपोजल पर साइन कर दीजिए। सब मेंबर साइन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रपोजल पर साइन करवाने के बाद ये सबसे कहता है कि हमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और ये तमाम मेंबर से कहता है कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना होगा। ये कहकर चीफ लैंग जाने ही लगता है, लेकिन वहाँ पर गुचियान आ जाता है। अब गुचियान को इस मीटिंग में देखकर सब मेंबर्स कहने लगते हैं कि हमने ये डिसीजन आपकी हेल्थ को देखकर लिया है। अब गुचियान फैनचिंग से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, तो फैनचिंग जल्दी से पानी की बोतल गुचियान को देती है। गुचियान जानबूझकर फैनचिंग के हाथ को टच करता है और ये देखकर चीफ लैंग काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है। इस पर गुचियान कहता है कि ये मेरी न्यू असिस्टेंट है जिसका नाम फैनचिंग है। अब गुचियान कहता है कि इसी बीमारी के साथ मैं सेंट्रोनिक्स का चेयरमैन और प्रेसिडेंट बन गया हूँ और कंपनी का एनुअल प्रॉफिट भी 30% इंक्रीज हुआ है, इसीलिए आप सब लोगों को मेरी सेहत से ज्यादा कंपनी की डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब गुचियान चीफ लैंग से कहता है कि आपके हाथ में ये जो पेपर है मुझे इसे देखना है। चीफ लैंग कहता है कि तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना तो मैं तुम्हें ये पेपर्स भिजवाने ही वाला था। अब ये इस प्रपोजल को देखकर पहले तो मुस्कुराता है और फिर इस प्रपोजल को फाड़ देता है। गुचियान कहता है कि अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई, इसलिए हम दोबारा वोट करेंगे और फिर ही इस मसले का कोई नतीजा निकलेगा। यहाँ पर फैनचिंग गुचियान से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और अब फ्लैशबैक में गुचियान को याद आता है कि इसने यहाँ पर आते हुए फैनचिंग से कहा था कि तुम्हें सब लोगों के सामने यही प्रिटेंड करना है कि तुम एक असली इंसान हो। गुचियान फैनचिंग से कहता है कि अगर तुम्हें अपने आप को चार्ज करना होगा तो तुम सबके सामने ये कहना कि तुम्हें वॉशरूम जाना है, तो फिर मैं तुम्हारी इस तरह से बात समझ पाऊंगा। अब फैनचिंग की ये बात सुनकर गुचियान कहता है कि ये मीटिंग मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। चीफ लैंग कहता है कि तुम इस तरह दरमियान में मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकते हो, लेकिन
गुचियान इसकी बात सुने बगैर ही यहाँ से चला जाता है। फैनशिंग टॉयलेट जाने ही वाली होती है कि इतने में वहाँ पर गुचियान आ जाता है और ये इसे कहता है कि तुम जल्दी से घर पर जाओ और रिचार्ज होकर आओ। फैनशिंग जाना नहीं चाह रही होती तो गुचियान खुद इसके साथ घर पर चला जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद गुचियान फैनशिंग से कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं घर पर जाकर तुम्हें इसका प्राइज भी दूंगा। ये बात सुनकर फैनशिंग खुश हो जाती है कि मुझे कोई प्राइज मिलेगा। अब आज की मीटिंग के बाद चीफ लैंग जब अपने ऑफिस में आता है तो इसे काफी गुस्सा आया होता है। चीफ लैंग का गुस्सा देखकर इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए है। इस पर चीफ लैंग कहता है कि गुचियान अपना तमाम पैसा एक AI प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो 5 ईयर बिजनेस प्लान जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो गुचियान के होते हुए पूरा नहीं हो सकता है। चीफ लैंग कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि गुचियान की जो न्यू असिस्टेंट आई है ना फैनशिंग, उसका बैकग्राउंड तो मेरे लिए चेक करो। घर पहुँचने के बाद गुचियान फैनशिंग को अपने साथ किचन में ले आता है और फ्रिज से एक जार निकालता है। तो फैनशिंग कहती है ये क्या है? तो गुचियान इसे कहता है कि ये मोटर ऑयल है, तुम अगर इसको पियोगी तो तुम्हारा इंजन बहुत अच्छे से काम करेगा। मैंने अंकल चाओ से कहा था कि वो तुम्हारे लिए बहुत महंगा वाला खरीदें, इसलिए इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। गुचियान कहते हैं बस इतना ही नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे लिए डिफरेंट फ्लेवर्स में ये मंगवाया है, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो पहले ट्राई कर सकती हो। अब इसका ये प्राइस देखकर तो फैनशिंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि असल में तो ये रोबोट नहीं है ना। अब फैनशिंग इसके इसी गिफ्ट को देखकर कुछ सोच रही होती है तो गुचियान कहता है कि शायद तुम्हारी बैटरी काफी लो हो गई है जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें पहले जाकर अपने आप को रिचार्ज कर लेना चाहिए। गुचियान फैनशिंग को गार्डन में ले आता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को जल्दी से चार्ज कर लो। फैनशिंग कहती है कि मैं अपने आप को खुद ही रिचार्ज कर लूंगी, तो मास्टर आप यहाँ से जा सकते हैं। गुचियान कहता है कि मैं यहीं पर बैठकर इंतजार करूंगा क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पर खड़े होकर फैनशिंग सोचने लगती है कि मैंने आज कोई सनक्रीम भी नहीं लगाई है और अब मुझे अपने भाई की खातिर इस तरह से धूप में खड़े होना पड़ रहा है। फैनशिंग को डोंगयांग पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर इसने फैनशिंग 1 की बैटरी को सोलर क्यों बनाया। थोड़ी देर के लिए गुचियान वहाँ से चला जाता है। इस पर फैनशिंग कहती है कि मैं जल्दी से वॉशरूम चली जाती हूँ, इससे पहले कि गुचियान यहाँ पर आ जाए। अभी फैनशिंग जा ही रही होती है कि इतने में गुचियान वहाँ पर आ जाता है और फैनशिंग पूल के पास खड़ी होती है। ये इसको यूँ अचानक देखती है तो ये पूल में गिर जाती है। इसको पूल में गिरता हुआ देखकर गुचियान जल्दी से इसको बचाने के लिए खुद भी पूल में छलांग लगा देता है और फाइनली गुचियान फैनशिंग को बचा भी लेता है। गुचियान फैनशिंग से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी मशीन वाटरप्रूफ है। अब फैनशिंग ने हाथ में जो एक ब्रेसलेट पहना होता है वो पूल में ही गिर जाता है, जिसकी वजह से डोंगयांग को मैसेज जाता है कि फैनशिंग खतरे में है। असल में ये ब्रेसलेट डोंगयांग ने फैनशिंग की सेफ्टी के लिए इसको दिया होता है। अब फैनशिंग जब देखती है कि इसका ब्रेसलेट इसके हाथ में नहीं है तो ये गुचियान से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट पानी में ही गिर गया है, तो प्लीज आप उसे मेरे लिए ढूंढ कर ले आएं। और थोड़ी देर बाद ही गुचियान वो ब्रेसलेट ढूंढ कर ला कर इसको दे देता है। इसके बाद गुचियान फैनशिंग को रूम में ले आता है और इसके बाल ड्राई कर रहा होता है और इसी दौरान गुचियान फैनशिंग की चीक्स को पकड़कर इसके साथ खेलने लगता है, लेकिन फैनशिंग इसको पीछे धक्का दे देती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या कर रहा है। अब गुचियान फैनशिंग से कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और ऐसा कहते हुए ये फैनशिंग के काफी क्लोज आ जाता है। लेकिन इतने में ही गुचियान को एक कॉल आती है और ये कॉल एक लड़की ची हेया की होती है। ये गुचियान से कहती है कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और फिर हमें ये लड़की ची हेया भी दिखाई जाती है जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई होती है। अब जब गुचियान घर पर नहीं होता है तो फैनशिंग बड़े मजे से बैठकर खाना खा रही होती है और लैपटॉप पर कुछ देख रही होती है कि इतने में बेल होती है। फैनशिंग पैनिक कर जाती है कि आखिर गुचियान इतनी जल्दी कैसे आ सकता है और जब ये देखती है तो दरवाजे पर इसका भाई आया होता है। फैनशिंग अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तो डोंगयांग कहता है कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया था क्योंकि आज मुझे उस वॉच की मदद से सिक्योरिटी अलर्ट मिला था। अब गुचियान लेंग्यू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है। गुचियान लेंग्यू से कहता है कि तुम यहाँ पर कब पहुँची, तो लेंग्यू कहती है कि मैं अभी 1 घंटे पहले यहाँ पर आई हूँ। गुचियान कहता है कि तुम्हें तो पहले रेस्ट करना चाहिए था। लेंग्यू कहती है कि तुमसे मिलना मेरे लिए रेस्ट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुचियान कहता है कि फिर भी तुम्हें पहले अपने
डैड से मिलना चाहिए था। आज सुबह वो मेरी वजह से काफी गुस्सा हो गए थे। तो लेंग्यू कहती है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो, उनका मूड खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर गुचियान तो हैरान हो जाता है। लेंग्यू कहती है कि तुम्हारी अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन गुचियान कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। लेंग्यू कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने अपनी 18 बर्थडे पर ये विश मांगी थी कि तुम जल्दी से बड़े होना चाहते हो ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। गुचियान कहता है कि तुम भला इतनी पुरानी बात को सीरियसली कैसे ले सकती हो। लेंग्यू कहती है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में काफी सीरियस हूँ। गुचियान कहता है कि जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा है मैंने अभी तक उनको भी नहीं पकड़ा है, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेंग्यू कहती है कि तुमने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, ना कि उन्हें किसी ने मारा है। गुचियान कहता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था। अब डोंग यांग जब सेटिस्फाइड हो जाता है कि फैनशिंग बिल्कुल सेफ है तो वो अब यहाँ से वापस जा रहा होता है। डोंग यांग फैनशिंग को एक और वॉच का पेयर देता है और उसे कहता है कि जब भी तुम इमरजेंसी में हो तो बस इस वॉच पर लगे हुए बटन को प्रेस कर देना, मुझे फौरन खबर हो जाएगी और इस तरह से गुचियान कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब लेंग्यू घर पर आ जाती है और घर पर इसका डैड इसका वेट कर रहा होता है। चीफ लैंग लेंग्यू से पूछता है कि तुम्हारा आज का डिनर कैसा था। तो लेंग्यू कहती है कि डिनर अच्छा था। चीफ लैंग कहता है कि क्या तुम्हारा गुचियान के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ। तो लेंग्यू कहती है कि वो पहले की तरह मुझे आज भी अवॉइड कर रहा था। लेंग्यू कहने लगती है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। चीफ लैंग कहता है कि बोलो। लेंग्यू कहती है कि मैं गुचियान से शादी करना चाहती हूँ। इस पर चीफ लैंग कहता है कि इसके लिए मैं रजामंद नहीं हूँ। लेंग्यू कहती है लेकिन गुचियान मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। इस पर चीफ लैंग कहता है कि गुचियान की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रिफ्यूज करने की। लेंग्यू कहती है कि इसीलिए मुझे इस मामले में आपकी मदद चाहिए। चीफ लैंग कहता है कि अगर गुचियान की बीमारी ठीक ना हुई तो फिर तुम गुचियान के साथ कैसे अपनी सारी जिंदगी गुजारोगी। इस पर लेंग्यू गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो फिर मैं खुद ही कुछ कर लूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब चीफ लैंग को गुचियान की बर्थडे का सीन याद आ रहा होता है जब उसने ये विश मांगी थी कि वो लेंग्यू से शादी करना चाहता है। ये बात चीफ लैंग गुचियान के पेरेंट्स को बता रहा होता है तो इस पर गुचियान के पेरेंट्स काफी खुश होकर चीफ लैंग से कहते हैं इसका मतलब है कि अब तो हम एक फैमिली हैं। और फिर इसे फ्लैशबैक में वो सीन याद आता है कि गुचियान के पेरेंट्स की डेथ के बाद से गुचियान लेंग्यू के साथ कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं करता था। अब गुचियान जब घर पर पहुंचता है तो ये आसमान की तरफ देख रहा होता है और उसे अपने बचपन का सीन याद आ रहा होता है कि जब वो अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ स्टार्स देखा करता था। ये जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो हर जगह धुआं ही धुआं होता है। ये धुआं देखकर परेशान हो जाता है, जल्दी से किचन में जाता है और ये देखता है कि वहाँ पर फैनशिंग कुकिंग कर रही होती है और साथ में इसका भाई डोंग यांग भी बैठा होता है। ये डोंग यांग से कहता है कि तुम्हें मेरे किचन में कुकिंग करने की इजाजत किसने दी। तो फैनशिंग कहने लगती है कि डोंग यांग यहाँ पर मेरे कुकिंग वाले फंक्शन को अपग्रेड करने के लिए आया था और वो मेरा ये फंक्शन टेस्ट भी कर रहा है आज। गुचियान डोंग यांग से कहता है कि तुमने अभी फैनशिंग 1 में सिंगिंग सिस्टम को भी अपग्रेड नहीं किया है। गुचियान फैनशिंग 1 से कहता है कि तुम मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ। अब असल में तो डोंग यांग यहाँ पर अपनी बहन के हाथ का खाना खाने के लिए बैठा होता है। ये गुचियान के सामने कहता है कि मुझे ये खाना तो ट्राई करना ही होगा ये देखने के लिए फैनशिंग 1 में और किस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। गुचियान कहता है कि जल्दी से खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ। फैनशिंग जब गुचियान को पानी का ग्लास दे रही होती है तो गुचियान ये देखकर फैनशिंग से कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। डोंग यांग जैसे ये देखता है कि गुचियान ने इसकी बहन का हाथ पकड़ा हुआ है तो ये खाना छोड़कर चिल्लाने लगता है कि तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर गुचियान के घर के बाहर से एक फोटोग्राफर इनकी तस्वीरें भी खींच रहा होता है। गुचियान डोंग यांग से कहता है कि ये मेरी रोबोट है। अब इस पर गुचियान फैनशिंग 1 से पूछता है कि फैनशिंग तुम बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है। फैनशिंग काफी परेशान हो रही होती है सिचुएशन को देखकर कि वो अपने भाई का नाम ले या गुचियान का, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सोने का ड्रामा करेगी। इतने में अंकल चाओ आ जाते हैं और ये गुचियान से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तो गुचियान कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब अंकल चाओ गार्डन में आते हैं तो ये एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं और ये वही फोटोग्राफर होता है। अब फैनशिंग यही किचन की टेबल पर सो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये कहती है कि आखिर ये दोनों कहाँ पर गए, यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है। फिर इसे ऊपर से लड़ने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं तो फैनशिंग जल्दी से भागकर ऊपर जाती है और ये जैसे ही कमरे में जाकर देखती है तो इसका भाई और गुचियान मिलकर दोनों गेम खेल रहे होते हैं और ये गेम डोंग यांग जीत जाता है। डोंग यांग गुचियान से कहता है कि तुमने जो मुझसे वादा किया था
था ना, अब तुम्हें उसे पूरा करना होगा। तो गुचियान कहता है कि हाँ ठीक है, जो मैंने तुमसे वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। अब ये फैंची के काफी करीब जाकर इसे कहता है कि मेरे चेहरे का पसीना साफ करो। ये देखकर डोंगयांग कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फैंचिंग 1 को टच नहीं करोगे। तो गुचियान कहता है कि जैसा कि तुम देख रहे हो, मैंने नहीं बल्कि फैंचिंग ने अभी मुझे टच किया है। अब डोंगयांग फैंचिंग से कहता है कि जो स्मार्ट वॉच तुम्हें मैंने दी थी ना, वो तुम गुचियान को दे दो। गुचियान डोंगयांग से कहता है कि इस स्मार्ट वॉच के बारे में तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो डोंगयांग कहता है कि इस वॉच की मदद से तुम फैंचिंग 1 का सारा डेटा मॉनिटर कर सकते हो और इसके जरिए से तुम फैंचिंग 1 से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। जब फैंचिंग डोंगयांग को बाहर छोड़ने के लिए आती है तो डोंगयांग इसको बताता है कि जो वॉच मैंने गुचियान को दी है ना, वो तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन तुम्हारी वॉच ऐसा कर सकती है। डोंगयांग अपनी बहन के लिए काफी परेशान होता है और उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे आसपास नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। अब गुचियान सोया हुआ होता है तो इसे शावर लेने की आवाज आ रही होती है। असल में फैंचिंग शावर ले रही होती है। गुचियान बेसबॉल बैट लेकर फैंचिंग के कमरे में जाता है, लेकिन फैंचिंग की वॉच की मदद से इसको मालूम हो जाता है कि गुचियान इसके कमरे की तरफ आ रहा है। और जैसे ही गुचियान इसके रूम का दरवाजा खोलता है तो फैंचिंग अभी शावर लेकर ही आई होती है। अब अगले दिन ऑफिस में फैंचिंग कुछ फाइल्स गुचियान को दिखा रही होती है तो फैंचिंग गुचियान के काफी क्लोज आ जाती है और इसकी वजह से गुचियान को याद आता है कि कल रात क्या हुआ था। गुचियान जैसे ही कल रात फैंचिंग के कमरे में गया था, फैंचिंग ने वो रोबोट वाला ड्रेस पहन लिया था, ये दिखाने के लिए कि वो वाकई में ही रोबोट है। गुचियान इसको ऐसे देखकर फैंचिंग से कहने लगता है कि तुम तो एक रोबोट हो, फिर भी तुम नहा रही हो। इस पर फैंचिंग कहती है कि ह्यूमंस की तरह मुझे भी अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए शॉवर की जरूरत है। अब फैंचिंग अपनी वॉच की मदद से गुचियान को बताने लगती है कि मास्टर, आपकी हार्ट बीट अभी काफी तेज चल रही है और आपका ब्लड प्रेशर भी काफी हाई है। ये पूछने लगती है कि क्या इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुचियान इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और ये फैंचिंग से कहता है कि तुम जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। अब फिर गुचियान के ऑफिस में अंकल चाओ आते हैं और ये कहने लगते हैं कि मिस्टर गु, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन उनमें से 80% सेंट्रॉन के साथ काम करना चाहती हैं। गुचियान कहते हैं कि ठीक है, हम इसके बारे में कुछ और सोचते हैं। अंकल चाओ कहते हैं कि मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। डायरेक्टर ऑफ पीआर की पोजीशन काफी अरसे से खाली है, इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट ने कुछ कैंडिडेट की लिस्ट शॉर्टलिस्ट की है। और अब यहाँ पर लेंग्यू ऑफिस में आ रही होती है और इसको देखकर फैंचिंग कहती है कि ये कितनी खूबसूरत लड़की है और इतने में लेंग्यू गुचियान के ऑफिस में आ जाती है। गुचियान इससे कहता है कि तुम किस किस्म की गेम खेल रही हो मेरे साथ। तो लेंग्यू कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अंकल चाओ यहाँ पर गुचियान के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और ये किसी को मैसेज कर रहे होते हैं। गुचियान लेंग्यू से कहता है कि तुमने मेरी कंपनी में डायरेक्टर ऑफ पीआर की ही पोजीशन को चूज क्यों किया है। तो लेंग्यू कहती है कि मैं बस प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बनना चाहती हूँ और मुझे ये पोजीशन काफी पसंद है। अब यहाँ पर फैंचिंग गुचियान के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और इसको यहाँ पर देखकर लेंग्यू इसको काफी गौर से देख रही होती है। कॉफी पकड़ते हुए गुचियान फैंचिंग को टच भी कर लेता है तो ये देखकर तो लेंग्यू काफी हैरान हो रही होती है और इसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो फैंचिंग कहती है कि मैं मिस्टर गु की असिस्टेंट हूँ। लेंग्यू कहती है कि अगर तुमने पहले से ही पर्सनल असिस्टेंट हायर कर ली है तो फिर तुमने इस पोजीशन के लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट क्यों किया हुआ है। अब चीफ लैंग का असिस्टेंट अंकल चाओ के पास आता है और इसे बताने लगता है कि आज की ये जो इंटरव्यू मीटिंग है ना, ये चीफ लैंग ने लेंग्यू के लिए अरेंज नहीं करवाई है, बल्कि लेंग्यू खुद ये इंटरव्यू देने के लिए आई है। अब गुचियान खड़ा होता है और फैंचिंग के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी असिस्टेंट के तौर पर चूज किया है, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेंग्यू को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगती है कि तुम भला ऐसे क्यों कर रहे हो। गुचियान कहने लगता है कि लेंग्यू, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड के एतबार से फैंचिंग तुम्हारे से अच्छी नहीं है, शायद ये अपने काम के लिए अच्छी है और मैं इसे पसंद करता हूँ। अब गुचियान अपनी स्टडी में आकर उन तमाम क्लूज को देख रहा होता है जो इसे अभी तक अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में मिले हैं और फिर गुचियान यूनिवर्स की एक पजल को सॉल्व करने के लिए बैठ जाता है। अब इन्हीं पजल पीसेस को देखते हुए गुचियान को अपने बचपन का एक सीन याद आता है जब ये अपने डैड से कह रहा होता है कि डैड, आपने कैंप साइट पर बायनॉकुलर्स का तो अरेंज कर लिया है ना। तो इसके डैड कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुचियान अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम, मैं सारी रात बायनॉकुलर्स की मदद से स्टार्स देखूंगा, इसीलिए आप मुझे सोने के लिए नहीं कहेंगी। ये मेरी बर्थडे है, इसलिए आपको मेरी बात माननी होगी। गुचियान की मॉम इसको यही यूनिवर्स वाली पजल गिफ्ट में देती है। ये पजल देते हुए गुचियान का डैड इससे कहता है कि ये पजल सिर्फ तुम्हारे लिए क्लू है, तुम्हें इसे खुद अपने माइंड से सॉल्व
सॉल्व करना होगा और ये मालूम करना होगा कि तुम्हारे मॉम डैड ने इसमें तुम्हारे लिए कौन सा हिडन गिफ्ट रखा है। अब सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और गुचियान अपने दिल में सोच रहा होता है कि मॉम डैड आपने जो मुझे सॉल्व करने के लिए पजल दी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। इसके बाद चीफ लैंग का असिस्टेंट आकर गुचियान के घर की जो इसने कल रात तस्वीरें ली थी वो दिखाने लगता है और ये तस्वीरें गुचियान और फैंचिंग की होती हैं। ये तस्वीरें देखते हुए चीफ लैंग कहता है कि गुचियान की सिर्फ बीमारी ही ठीक नहीं हो गई है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसकी अब एक गर्लफ्रेंड भी है। अब पिक्चर्स में ये डोंगयांग की पिक्चर को देखकर कहने लगता है कि ये कौन है। तो इस पर इसका असिस्टेंट कहता है कि मैं इसके बारे में अभी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। चीफ लैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्द से जल्द इन दोनों के बारे में पता करवाओ कि आखिर इनका गुचियान से क्या ताल्लुक है, क्योंकि गुचियान इन तमाम सालों में अकेला ही रहता था, लेकिन अब ये दोनों इसके साथ क्या कर रहे हैं। अब अगले दिन सुबह फैंचिंग गुचियान के लिए फ्रूट्स लेकर आती है तो गुचियान फैंचिंग के फेस पर हाथ लगाने लगता है तो फैंचिंग इसे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो गुचियान कहता है कि क्या तुम्हारे स्किन में सुपर डिटेक्टर्स नहीं लगे हैं जो ये बता सके कि मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। फैंचिंग कहती है कि मेरे टेस्ट के मुताबिक तो आपको हेल्दी डाइट की जरूरत है ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। फैंचिंग गुचियान से कहती है कि क्या आप मेरे न्यूली अपग्रेडेड कुकिंग सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हैं। तो गुचियान कहते हैं कि नहीं। गुचियान डोंगयांग को मैसेज करता है और वो इसे यहाँ पर बुला लेता है और गुचियान जाते हुए फैंचिंग से कहता है कि उस दिन डोंगयांग को तुम्हारा बनाया हुआ खाना काफी पसंद आया था, इसीलिए तुम आज भी उसके लिए कुक करो। अब लैंग यू अपने डैड के रूम में जाती है और चीफ लैंग तैयार हो रहे होते हैं। लैंग यू अपने डैड से कहती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो चीफ लैंग कहते हैं कि मैंने आज एक बिजनेस रिसेप्शन पर जाना है। लैंग यू आकर अपने डैड की टाई सेट करने लगती है। चीफ लैंग अपनी बेटी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। लैंग यू कहती है कि डैड मैं डायरेक्टर ऑफ PR बनना चाहती हूँ सिंट्रॉनिक्स की। आप तो जानते हैं कि मैंने तमाम टेस्ट भी पास कर लिए हैं, लेकिन इस बात पर चीफ लैंग अपनी बेटी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता हूँ। अब फैंचिंग खाना तैयार कर लेती है और डोंगयांग और गुचियान खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पहले खाना डोंगयांग ट्राई करता है और गुचियान से कहता है कि खाना तो बहुत मजे का है, इसलिए गुचियान भी खाना ट्राई करने लगता है और ये एक दूसरे को टीज करने के लिए जानबूझकर ज्यादा चिलीज लगाकर खाना खा रहे होते हैं और इन दोनों को आपस में काफी मजा आता है। जब ये दोनों बाहर चले जाते हैं तो फैंचिंग भी बैठ के खाना खाने लगती है क्योंकि उसे काफी भूख लगी होती है। और जब डोंगयांग घर वापस जा रहा होता है तो गुचियान इसे कहता है कि मैं हमेशा अकेले ही कंप्यूटर के साथ गेम खेला करता था, लेकिन किसी दूसरे इंसान के साथ गेम खेलकर ज्यादा मजा आता है। अब जब ये दोनों डोंगयांग को सी ऑफ करके वापस अंदर आ जाते हैं तो गुचियान इसके करीब आता है और देखता है कि इसके फेस पर सॉस लगा होता है। अब फैंचिंग को भी इसके बारे में मालूम हो जाता है और उसे लगता है कि शायद इसे अब मालूम हो गया है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, लेकिन गुचियान कहने लगता है कि क्या तुम हॉटपॉट ऑयल को मोटर ऑयल समझकर पी रही हो, और ये इस बात पर हंसने लगता है। अब जब डोंगयांग गुचियान के घर से वापस जा रहा होता है तो इसे रास्ते में फैंचिंग का मैसेज आता है। इस मैसेज के अंदर गुचियान फैंचिंग से ये कह रहा होता है कि आज रात तो मेरे साथ ही रहोगी। ये मैसेज सुनने के बाद डोंगयांग को काफी गुस्सा आ जाता है और ये गुचियान के बारे में कुछ गलत सोचने लगता है कि वो पता नहीं आज इसकी बहन के साथ क्या करने वाला है। ये रास्ते से एक ईंट उठाता है और जल्दी से भागता हुआ फिर से गुचियान के घर की तरफ जाने लगता है। इतने में फैंचिंग डोंगयांग को कॉल करती है और इसे कहती है कि मैंने गलती से इमरजेंसी अलार्म पर क्लिक कर दिया था, इसलिए तुम्हें ये मैसेज चला गया है। इस पर डोंगयांग कहता है कि गुचियान तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, मैं उसको मार दूंगा। इस पर फैंचिंग कहती है कि तुम पता नहीं क्या सोचे जा रहे हो, गुचियान ने तो मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनने के लिए अपने रूम में बुलाया था। ये सुनने के बाद डोंगयांग रिलैक्स हो जाता है। अब अगली सुबह लैंग यू गुचियान के घर पर आती है। लैंग यू जाकर जब डोर की बेल देती है तो फैंचिंग पूछती है कि कौन आया है। लैंग यू लड़की की आवाज सुनकर काफी हैरान होती है कि आखिर गुचियान के घर पर कौन सी लड़की हो सकती है, वो भी इस टाइम पर। लैंग यू जल्दी से इस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो और गुचियान कहाँ पर है। अब जब फैंचिंग लैंग यू को देखती है तो कहती है कि ये आखिर इस टाइम पर यहाँ क्यों आ गई है, और फैंचिंग सोचने लगती है कि मेरी जॉब तो और भी मुश्किल होती जा रही है क्योंकि मुझे इतने सब लोगों को टैकल करना पड़ रहा है एक झूठ की वजह से। फिर फैंचिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या करे, इसलिए ये सोफे के पीछे छुप जाती है। लेकिन फाइनली लैंग यू इसको देख ही लेती है। फैंचिंग लैंग यू से कहने लगती है कि मैंने अभी यहाँ पर कुछ गिरा दिया था, इसलिए मैं बस वही ढूंढ रही थी। इस पर लैंग यू फैंचिंग से पूछती कि क्या तुम गुचियान के साथ डेट कर रही हो। तो फैंचिंग कहती है कि नहीं, ऐसी
कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इस पर लेंग्यू कहती है कि उस दिन ऑफिस में गुचियान ने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है और अब तुम उसके साथ भी रह रही हो, तो फिर भला ये सब छुपाने का क्या फायदा है। इतने में यहाँ पर गुचियान आ जाता है और गुचियान लेंग्यू से कहता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर लेंग्यू कहती है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और वही खबर मैं तुम्हारे साथ आज यहाँ पर शेयर करने के लिए आई हूँ। गुचियान कहते हैं कि तुमने नाश्ता किया है, तो लेंग्यू कहती है कि नहीं, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। गुचियान फेंचिंग से कहते हैं कि जाओ जाकर हम दोनों के लिए नाश्ता बनाओ। इस पर लेंग्यू गुचियान से कहती है कि तुम जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, मैं फेंचिंग की खाना बनाने में मदद करती हूँ। फेंचिंग को इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी ये बेचारी किचन में चली जाती है। किचन में आने के बाद लेंग्यू फेंचिंग से पूछती है कि अभी गुचियान ने तुम्हें फेंचिंग 1 क्यों कहा था, ये कोई नॉर्मल नाम तो नहीं लगता है और ना ही तुम कोई जापानीज हो। इस पर फेंचिंग कहती है कि मेरा नाम तो फेंचिंग ही है, लेकिन गुचियान ने आगे एक कोड लगाया हुआ है क्योंकि गुचियान फ्यूचर में और भी असिस्टेंट्स हायर करेंगे और उनका नाम वो ये रखेंगे फेंचिंग 2, फेंचिंग 3, इसलिए वो मुझे फेंचिंग 1 कहकर बुलाते हैं क्योंकि मैं उनकी पहली असिस्टेंट हूँ। अब जब फेंचिंग नाश्ता बनाने लगती है तो लेंग्यू देखती है कि फेंचिंग की गर्दन के ऊपर एक पावर का बटन लगा होता है। लेंग्यू उस बटन को हाथ ही लगाने लगती है, लेकिन इतने में गुचियान आ जाता है और ये लेंग्यू का हाथ पकड़कर उसको रोक देता है। लेकिन लेंग्यू को हाथ लगाने की वजह से गुचियान की तबीयत खराब होने लगती है और गुचियान को इस टाइम पर वो सीन याद आने लगता है जब बचपन में इसका अपने मॉम डैड के साथ एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में इसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। अपने मॉम डैड की डेथ के बाद एक जगह पे बैठकर गुचियान अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे कैंप साइट पर नहीं जाना चाहिए था, ना ही मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद आज मेरे मॉम डैड जिंदा होते। ये अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि इस सब में सारी गलती इसी की है। लेंग्यू जल्दी से भागते हुए बाहर आती है और ये अंकल चाओ को बुला रही होती है। गुचियान लॉन्च में आकर गिर जाता है और इतने में फेंचिंग वहाँ पर पहुँच जाती है और ये इसको CPR देने लगती है। फिर इसको याद आता है कि हॉस्पिटल में जब अंकल चाओ आए थे तो उनके हाथ में एक बॉक्स था, इसलिए फेंचिंग जल्दी से वो बॉक्स ढूंढने के लिए चली जाती है। फेंचिंग जल्दी से वो बॉक्स लाकर इसमें जो गुचियान की मेडिसिन होती है वो जल्दी से इसको दे देती है। मेडिसिन की वजह से गुचियान को होश आ जाता है। फेंचिंग गुचियान से कहती है कि तुम ठीक हो ना, तो गुचियान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी आज जान बचाई है। अब अंकल चाओ और लेंग्यू भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेंग्यू फेंचिंग से कहती है कि तुम्हें आखिर ये हक किसने दिया है कि तुम गुचियान को हक करो, इसलिए तुम जल्दी से इससे पीछे हट जाओ। लेंग्यू गुचियान के करीब आना चाह रही होती है, लेकिन अंकल चाओ इसको मना कर देते हैं कि तुम ऐसा मत करो। अंकल चाओ कहते हैं कि गुचियान को भी रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए तुम अभी यहाँ से चली जाओ, बाद में आकर तुम गुचियान का हाल पूछ लेना। घर से बाहर निकलने के बाद लेंग्यू अंकल चाओ से कहती है कि आप तो हमेशा से यही चाहते हैं ना कि मैं और गुचियान साथ में हो जाएं, और आप जानते हैं कि मैं गुचियान को हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, इसलिए अंकल चाओ आप मेरी मदद करें। इस पर अंकल चाओ कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम 1 मिनट यहाँ पर रुको, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अब गुचियान फेंचिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम था कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे इसी मेडिसिन की जरूरत होती है। तो फेंचिंग कहती है कि मेरे मेडिकल सिस्टम के अंदर 10,000 से ज्यादा फर्स्ट एड मेथड्स रिकॉर्ड हैं और उनमें से वो वाला मेथड एक्टिवेट हो जाता है जो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। इस पर गुचियान कहता है कि डोंगयांग ने तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छा मेडिकल सेटअप इंस्टॉल किया है, इससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। फेंचिंग कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ रूम तक जाने के लिए। इस पर गुचियान कहता है कि नहीं, तुम थोड़ी देर मेरे साथ यूं ही रहो। गुचियान फेंचिंग से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूँ। फेंचिंग कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने अपने आप को माफ नहीं किया है। बहुत से लोग अपने आप को माफ नहीं करते अपनी गलतियों पर, ये इस वजह से है क्योंकि वो कुछ याद रखना चाहते हैं, और ये भी होता है कि वो उन लोगों को भूलना नहीं चाहते होते जिनके साथ उन्होंने ये सब किया होता है, इसीलिए वो इस गिल्ट के साथ रहना ही पसंद करते हैं। गुचियान फेंचिंग से कहते हैं कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। अब अंकल चाओ एक एनवेलप लेकर लेंग्यू के पास आ जाते हैं। लेंग्यू वो एनवेलप खोलती है और इस एनवेलप में वो कार्ड होता है जो कि डोंगयांग के एक्सपेरिमेंट सेंटर का होता है। ये देखने के बाद लेंग्यू को समझ आ जाती है कि फेंचिंग एक रोबोट है। इस पर लेंग्यू अंकल चाओ को शुक्रिया अदा करती है, तो अंकल चाओ कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि वो अपने उस बचपन के एक्सीडेंट की वजह से आज तक वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया। अब मुझे डर है कि वक्त के साथ साथ ये कहीं और बुरा ना हो जाए। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूँ ताकि गुचियान अपने इस बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकल आए और वो फिर से नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजार सके। और गुचियान के पेरेंट्स की भी यही विश थी कि वो हमेशा एक अच्छी जिंदगी गुजारे। लेंग्यू कहती है कि आपका शुक्रिया अंकल, अब मुझे चलना होगा। अब जब गुचियान बात ले रहा होता है तो ये फेंचिंग को बुलाता है और कहता है कि अंदर आकर मेरे बाल वॉश करो। इस पर फेंचिंग कहती है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर हेयर वॉशिंग सर्विस इंक्लूड नहीं है सर। गुचियान कहते हैं कि तुम एक इंटेलिजेंट रोबोट
रोबोट है, इसलिए तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें ये करना सिखा दूंगा। अब फेंशिंग ब्लाइंड फोल्ड पहनकर अंदर आ जाती है। इस पर गुचियान फेंशिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि ये अपना ब्लाइंड फोल्ड उतारो और जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बाल कैसे धोए जाते हैं। चीफ लैंग को आकर उसका असिस्टेंट बताता है कि गुचियान के घर पर जो उस दिन आदमी आया था उसकी शिनाख्त हो गई है। इसका असिस्टेंट इसको बताता है कि उसका नाम डोंगयांग है और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी की हुई है और कुछ साल पहले उसने एक इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर अपना साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया था और उसका ये पेपर कंपेनियन इंटेलिजेंट रोबोट्स के मुतालिक था और इसी वजह से वो हमारी कंट्री के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हायर कर लिया गया था। चीफ लैंग कुछ सोचते हुए कहता है कि कंपेनियन इंटेलिजेंट रोबोट, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है पहले। चीफ लैंग का असिस्टेंट बताता है कि मैंने उसके कोलीग से पूछा है, उन्होंने बताया है कि वो एक बहुत ही अनसोशल इंसान है और उसका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं है। वो इतने सालों के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है और अब नहीं मुझे मालूम कि वो कहाँ पर है। अब चीफ लैंग अपने असिस्टेंट को वही वाला कार्ड देता है जो कि अंकल चाओ ने लेंग्यू को दिया होता है। असल में ये डोंगयांग के वर्क प्लेस का ही कार्ड होता है। अब जब फेंशिंग गुचियान के बाल धो देती है तो गुचियान इसको कहता है कि मेरे लिए टॉवल लेकर आओ। फेंशिंग इसके लिए टॉवल ले आती है, लेकिन इस सब सिचुएशन की वजह से फेंशिंग काफी एम्बैरस फील कर रही होती है, इसलिए ये ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे इसकी बैटरी खत्म हो गई है। इसको जब गुचियान उठा लेता है तो ये कहता है कि डोंगयांग ने अपने रोबोट पर काफी पैसा खर्च किया है क्योंकि ये काफी हैवी है। ये सुनकर फेंशिंग को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये मुझे भारी कैसे कह सकता है। गुचियान इसको लाकर बेड पर छोड़ देता है और अब लेंग्यू डोंगयांग के वर्क प्लेस पर आ जाती है। जब लेंग्यू यहाँ पर दाखिल होती है तो यहाँ की हर चीज बिखरी हुई होती है और डोंगयांग जमीन पर लेटा होता है, जिसको देखकर लेंग्यू डर जाती है और ये जमीन पर गिर जाती है। डोंगयांग का एक छोटा सा रोबोट भी टेबल से नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज सुनकर डोंगयांग जल्दी से उसको देखने के लिए आ जाता है और जल्दी से अपने रोबोट को देखने लगता है कि कहीं ये टूट तो नहीं गया है। इस पर लेंग्यू कहती है कि क्या तुम्हें कोई और नजर नहीं आ रहा जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर डोंगयांग कहता है कि मेरा मॉडल टूट गया है और तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे। इस पर लेंग्यू कहती है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, तुम यहाँ अपने काम की जगह पर लेट कर ये प्रिटेंड करे जैसे तुम मरे हुए हो और तुम्हारे जैसे लोग डर रहे हैं और इस पर भी तुम दूसरों को कसूरवार ठहरा रहे हो। इस पर डोंगयांग कहता है कि मैं सारी रात काम करता रहा हूँ और अगर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे लेट भी गया तो इसमें क्या गलत है, और वैसे भी ये मेरी जगह है, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब जब ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंग्यू से कहती है कि मेरा नाम लेंग्यू है, तुम डोंगयांग हो ना। लेंग्यू कहती है कि मैं गुचियान की दोस्त हूँ और मैं तुमसे गुचियान की न्यू असिस्टेंट के बारे में कुछ मालूमात लेने के लिए आई हूँ। अब गुचियान बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, फेंशिंग भी इसके साथ होती है। गुचियान को नाश्ता करते हुए देखकर फेंशिंग का भी दिल चाह रहा होता है कि ये नाश्ता करे। इतने में अंकल चाओ एक फाइल लेकर गुचियान के पास आते हैं। गुचियान वो फाइल देखने में मसरूफ होता है तो जल्दी से फेंशिंग एक एप्पल का स्लाइस खा लेती है। अब डोंगयांग लेंग्यू को फेंशिंग 1 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है और ये इसे अपना मॉडल भी दिखाता है। अब लेंग्यू कहती है कि अगर इसका नाम फेंशिंग 1 है तो फिर जो गुचियान की असिस्टेंट है उसका नाम भी फेंशिंग 1 क्यों है, और वो दिखने में भी बिल्कुल इस जैसी ही दिखाई देती है। अब इस पर डोंगयांग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि हाँ, इस तरह के दो मॉडल्स हैं, एक तुमने गुचियान के घर पर देखे और एक यहाँ पर। अगर अब तुम्हें कोई मुझसे सवाल नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे भी अब अपना काम करना है। लेकिन लेंग्यू को इस पर शक हो रहा होता है, इसलिए इसका वही वाला रोबोट पकड़ कर कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि ये बिल्कुल ना टूट जाए तो मुझे असली बात बताओ। अब गुचियान गार्डन में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है और इसने धूप में फेंशिंग को खड़ा किया होता है ताकि ये चार्ज हो जाए। गुचियान इसे कह रहा होता है कि आज तो काफी सनी डे है तो तुम अच्छे से चार्ज हो सकती हो आज, वैसे भी आज रात हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इस पर फेंशिंग कहती है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझसे रात को करवाना चाहते हैं। तो इस पर गुचियान कहता है कि अच्छा ठीक है, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। गुचियान फेंशिंग से कहते हैं कि आज हम लेंग्यू के घर जाने वाले हैं, हम वहाँ पर एक गेम खेलेंगे और हम उनके साथ ड्रिंक करेंगे। तो मैं लेंग्यू को और चीफ लैंग को उस गेम में हरा कर ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करवाना होगा और फिर जब ये दोनों ड्रंक हो जाएंगे तो मैं उनका घर सर्च करूंगा। इस पर फेंशिंग कहते हैं कि हम गेम कौन सी खेलेंगे। तो गुचियान कहता है कि हम गेसिंग गेम खेलेंगे, तुम तो एक कंप्यूटर हो इसलिए तुम्हारे गेस गलत नहीं होंगे, इस तरह से हम ही जीतेंगे और ड्रिंक सिर्फ उन दोनों को ही करना पड़ेगा। और अब गुचियान अपनी सारी प्लानिंग पर काफी खुश होता है और ये सारा सिनेरियो सोचने लगता है कि ये सब चीजें कैसे होंगी। इतने में फेंशिंग इसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। इसको ऐसे देखकर गुचियान कहता है कितना अच्छा होता कि अगर तुम एक रोबोट नहीं इंसान होती, लेकिन फिर ये सोचता है कि अगर ये इंसान होती तो मुझे इससे भी दूर रहना पड़ता। इतने में फेंशिंग उठ जाती है और ये गुचियान से कहने लगती है कि मैं रोबोट नहीं हूँ। इस पर गुचियान इसे कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो। तो फेंशिंग कहती है कि हाँ, तुमने ठीक सुना है, मैं रोबोट नहीं हूँ। और जल्दी से फेंशिंग बॉक्स से रिंग निकालती है और ये गुचियान को पहना
नहा देती है और फिर ये गुचियान को किस करती है। लेकिन ये सब कुछ गुचियान ख्वाब देख रहा होता है। नींद से जागने के बाद गुचियान फेंचिंग से कहता है कि मैंने अभी ये ख्वाब देखा जिसमें तुम मुझसे ये कह रही थी कि तुम रोबोट नहीं हो। फेंचिंग कहती है कि इंसान की सिक्स सेंस काफी तेज होती है, इसलिए कहीं से कोई शक तो नहीं हो गया और ये मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा है। गुचियान कहते हैं कि तुम मुझसे ये भी कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं ये सब कुछ सोचकर काफी अजीब सा फील कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा चेकअप करके बता सकती हो कि मेरे माइंड के साथ कुछ गलत तो नहीं है। तो इस पर फेंचिंग कहती है कि नहीं मास्टर, आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और आप बिल्कुल ठीक हैं। ये सिर्फ एक ख्वाब था जो कि आपने देखा है। अब रात को गुचियान और फेंचिंग लेंग्यू के घर पर पहुंच जाते हैं। चीफ लेंग गुचियान का बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करता है और ये फेंचिंग से भी कहता है कि तुम भी बैठ जाओ खाना खाने के लिए। लेकिन गुचियान चीफ लेंग से कहता है कि इसको भूख नहीं है इसलिए खाना नहीं खाएगी। इस पर जल्दी से फेंचिंग उठकर खड़ी हो जाती है। ये कहने लगती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि मैं अभी खाना खाकर आई हूँ। फेंचिंग चीफ लेंग से कहने लगती है कि आपने जो ये मील रखा है इसके साथ ड्रिंक करने में काफी मजा आएगा और गुचियान बहुत अच्छी ड्रिंक्स भी साथ लाया है। ये ड्रिंक सर्व करने लगती है और साथ में ही कहती है कि क्यों ना हम इसके साथ एक गैसिंग गेम भी खेलें, इसके साथ हमारे डिनर का मजा दुबाला हो जाएगा। गुचियान कहते हैं कि हाँ ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, जो हारेगा उसे ड्रिंक पीनी होगी। इस पर चीफ लेंग कहते हैं कि ठीक है लेकिन हम डाइस गेम खेलेंगे, ये मेरे और तुम्हारे लिए दोनों के लिए ठीक है। इस पर गुचियान एक लम्हे के लिए तो परेशान हो जाता है और फिर ये फेंचिंग की तरफ देखकर कहता है कि अब हम प्लान चेंज कर रहे हैं, तुम अपनी तबीयत खराबी का बहाना करके यहाँ से जाओगी और तुम घर को सर्च करोगी। फेंचिंग कहती कि ठीक है और फेंचिंग जल्दी से कहने लगती है कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है इसलिए मुझे वॉशरूम जाना है। लेंग्यू इसको वॉशरूम का रास्ता बता देती है और फेंचिंग यहाँ से चली जाती है। फेंचिंग कैमरा लेकर चीफ लेंग के रूम में चली जाती है और हर चीज को चेक करने लगती है। वार्डरोब में चीफ लेंग की एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी होती है जिसको देखकर फेंचिंग तो एक लम्हे डर ही जाती है और इतने में ही लेंग्यू भी दरवाजे में खड़ी इसको देख रही होती है और इसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फेंचिंग कहती कि मुझे वॉशरूम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ। इस पर लेंग्यू कहती कि क्या रोबोट्स को भी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। लेंग्यू कहती है कि फेंचिंग वन तुम मेरे सामने ये ड्रामा मत करो, मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। अब इस पर फेंचिंग कहती है कि हेलो मिस लेंग्यू, मैं एक इंटेलिजेंट कंपेनियन रोबोट हूँ और मेरा नाम फेंचिंग वन है, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। लेंग्यू इससे हाथ मिलाती है लेकिन ये कहने लगती है कि तुम फेंचिंग वन नहीं बल्कि तुम डोंगयांग की बहन फेंचिंग हो, इसीलिए तुम्हें एक इंसान की तरह ही बिहेव करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम रोबोट की तरह बिहेव कर करके थक गई हो। अब दूसरी तरफ गुचियान गेम में बार बार हार रहा होता है इसलिए इसको ड्रिंक करना पड़ रहा होता है और ड्रिंक करने की वजह से इसकी हालत भी काफी खराब हो गई होती है। अब ये फिर से हार जाता है तो और ड्रिंक करने लगता है। इस पर चीफ लेंग कहता है कि तुम ये ड्रिंक स्किप कर सकते हो अगर तुम लेंग्यू से शादी कर लो तो। अब लेंग्यू फेंचिंग से कहती है कि मेरे पास तुमसे करने के लिए एक सवाल है कि क्या तुम गुचियान को पसंद करती हो। तो इस पर फेंचिंग कहती है कि मैं भला उसे क्यों पसंद करूंगी। लेंग्यू कहती है कि गुचियान ने तुम्हें जो भी देने का वादा किया है वो मैं तुम्हें दूंगी लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेंग्यू जल्दी से अपने गले में से लॉकेट उतार कर फेंचिंग को दे देती है। फेंचिंग ये लॉकेट पाकर काफी खुश होती है और ये लेंग्यू से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे आइडल्स रोजाना चेंज होते रहते हैं इसलिए मैं तुमसे गुचियान को नहीं छीनूंगी। मैं सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरा भाई फेंचिंग वन को ठीक करे और कब मैं यहाँ से जाऊँ। फेंचिंग कहती है कि तुम नहीं जानती मुझे ये सब करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे गुचियान का कुक, सेक्रेटरी, असिस्टेंट, स्पेशल एजेंट सभी तो बनना पड़ रहा है। लेंग्यू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा राज रखूंगी। अब लेंग्यू फेंचिंग से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए है नीचे। चीफ लेंग गुचियान से कहते हैं कि मैंने तुमसे अभी कुछ सवाल पूछा है, तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। तो इस पर गुचियान कहता है कि मैं लेंग्यू से शादी नहीं करना चाहता हूँ और ये बात लेंग्यू भी सुन लेती है। चीफ लेंग अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता था, अब गुचियान ही रजामंद नहीं है तो तुम बताओ मैं और क्या करूँ। इस पर लेंग्यू कहती है कि गुचियान अपने होश में नहीं है इसलिए ये सब कुछ कह रहा है। अब चीफ लेंग को भी गुचियान पर गुस्सा आ रहा होता है, इसे कहता है कि अपना ये लास्ट ड्रिंक खत्म करो क्योंकि तुम ये गेम हार गए हो। गुचियान वो ड्रिंक पीने लगता है लेकिन फेंचिंग गुचियान की जगह वो ड्रिंक पी लेती है। फिर ये गुचियान को सहारा देती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेंग्यू कहती है कि तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रही हो। तो फेंचिंग कहती है कि मैं इसको घर पर लेकर जा रही हूँ। तो लेंग्यू कहती है कि तुम रहने दो, मैं इसे खुद ही घर ले जाऊंगी। फेंचिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेंग्यू कहती है कि हमने अभी तो एक एग्रीमेंट किया है, क्या तुम अपना माइंड चेंज कर रही हो अब। तो फेंचिंग लेंग्यू का दिया हुआ लॉकेट टेबल पर रख देती है और वहाँ से गुचियान को लेकर चली जाती है। इस पर चीफ लेंग कहता है कि तुम इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हो, वो तो सिर्फ एक रोबोट है। तो लेंग्यू कहती है कि आप नहीं जानते वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक असली इंसान है। फेंचिंग बड़ी मुश्किल से गुचियान को घर पर लेकर आती है। फेंचिंग कहती है कि इसकी हालत तो काफी खराब है, मुझे इसके लिए पानी का ग्लास लाना होगा। फेंचिंग पानी
पानी का ग्लास लेने के लिए जा रही होती है कि गुचियान इसका हाथ पकड़कर इसको रोक लेता है और इसके काफी क्लोज आकर ये फेंचिंग से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पे फेंचिंग कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं एक रोबोट हूँ, फिर भी तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। गुचियान कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम रोबोट हो। फिर गुचियान फेंचिंग से कहता है कि क्या तुम मेमोरीज डिलीट कर सकती हो। तो इस पे फेंचिंग कहती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। गुचियान कहते हैं कि ठीक है, तुम इस टाइम का सारा डाटा अपनी मेमोरी से डिलीट कर देना। और फिर ये फेंचिंग को किस कर लेता है। अब डोंग यांग फेंचिंग 1 को डिफरेंट चीजों के बारे में टीच कर रहा होता है और उसका सिस्टम अपग्रेड कर रहा होता है। अब सुबह उठने के बाद फेंचिंग कल रात के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं वाकई में गुचियान को पसंद करती हूँ। लैंग यू डोंग यांग के वर्क प्लेस पर जाती है और ये फेंचिंग की वजह से काफी अपसेट होती है और ये फेंचिंग 1 को आकर बातें सुनाने लगती है। डोंग यांग लैंग यू को बताता है कि मैंने फेंचिंग 1 को बिल्कुल ठीक कर लिया है और अब मैं फेंचिंग 1 को अपनी बहन के साथ एक्सचेंज कर दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए ये सीक्रेट रखा। लैंग यू कहती है कि अब मेरे लिए कोई भी माने नहीं रखता है कि तुम इस रोबोट को अपनी बहन के साथ चेंज करो। इस पर डोंग यांग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अब फेंचिंग 1 कहती है कि जब एक लड़की कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लैंग यू इसे कहती है कि तुम चुप कर जाओ। फेंचिंग 1 कहती है कि ये प्यार में नाकामी की वजह से ऐसा फील कर रही है। डोंग यांग क्या मैं आपको इसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूं। इस पर लैंग यू कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। डोंग यांग बात समझ जाता है, वो कहने लगता है कि गुचियान तुमसे शादी नहीं करना चाहता है ना। लैंग यू कहती है कि मैं पिछले 10 साल से उसको पसंद करती हूँ और मैंने हमेशा ही गुचियान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा है। अब लैंग यू काफी गुस्सा हो जाती है और ये डोंग यांग से कहती है कि मुझे एक कस्टम रोबोट चाहिए जो बिल्कुल गुचियान की तरह दिखता हो। अब जब सुबह गुचियान उठता है तो टेबल पर दूध का ग्लास पड़ा होता है और साथ फेंचिंग ने एक नोट लिखा होता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं बालकनी में अपने आप को चार्ज कर रही हूँ। गुचियान फेंचिंग के पास आकर कहने लगता है कि कल रात मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मुझे ये याद ही नहीं कि मैं लैंग यू के घर से अपने घर कैसे आया हूँ। गुचियान कहते हैं कि क्या मैंने कल कोई अजीब हरकत तो नहीं की थी ना। इस पे फेंचिंग कहती है कि मास्टर मेरी भी कल रात वाली मेमोरीज डिलीट हो गई हैं। मास्टर क्या मैं अपनी मेमोरी की एरर रिपोर्ट डोंग यांग को सेंड कर दूं। इस पे गुचियान कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब डोंग यांग लैंग यू से कुछ सवालात पूछने लगता है क्योंकि लैंग यू ने डोंग यांग से गुचियान जैसा रोबोट बनाने के लिए कहा है। जब डोंग यांग इसे सवालात पूछ रहा होता है तो लैंग यू को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम मुझसे इस तरह के इतने ज्यादा सवालात क्यों पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें एक रोबोट बनाने का ही तो कहा है ना। तो डोंग यांग कहते हैं कि ये इस सब के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें बस एक बात का ख्याल रखना होगा कि वो रोबोट सिर्फ मुझसे प्यार करे। इस पे डोंग यांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं लव रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर लैंग यू डोंग यांग का हाथ पकड़ के इसके काफी करीब आ जाती है और इसे कहने लगती है कि मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हें किसी पर क्रश है। तो डोंग यांग कहता है कि वो कौन है। तो लैंग यू कहती है कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। इस सिचुएशन की वजह से डोंग यांग तो काफी ही ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और लैंग यू इसके काफी करीब आकर इससे कुछ सवाल पूछ रही होती है। अब लैंग यू फिर वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि देखा तुमने मेरा टैलेंट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक लव रिलेशनशिप क्या होता है। गुचियान फेंचिंग को अच्छा फील करवाने के लिए उसके लिए रूम डेकोरेट कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ फेंचिंग गुचियान के लिए कुछ खाना प्रिपेयर करके फ्रिज में रख रही होती है क्योंकि आज फेंचिंग वापस जा रही है। अब लैंग यू डोंग यांग को रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही होती है। लैंग यू डोंग यांग से कहती है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले जिसे देखकर तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगे तो इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करते हो। और डोंग यांग को ये एक्सपीरियंस करवाने के लिए लैंग यू इसे हॉरर मूवीज दिखा रही होती है, लेकिन डोंग यांग हॉरर मूवीज देखकर डरने की बजाय बल्कि उनको देखकर हंस रहा होता है, जिस पर लैंग यू इसको देखकर हैरान हो रही होती है कि ये कैसा शख्स है। अब जब गुचियान फेंचिंग का रूम डेकोरेट कर लेता है तो अंकल चाओ से आकर कहते हैं कि आज तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए तुम्हें जल्दी से ऑफिस जाना होगा। तो गुचियान कहते हैं कि ठीक है, आप गाड़ी बाहर निकाले, मैं अभी आ रहा हूँ। लैंग यू डोंग यांग से कहती है कि तुम पर तो कोई भी टेक्निक काम ही नहीं कर रही है। वहाँ पर एक क्रीम पड़ी होती है, लैंग यू उस क्रीम को अपने हाथ पर डाल लेती है। डोंग यांग उससे कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन लैंग यू उसको कुछ भी कहने से रोक देती है और लैंग यू इसी हाथ से डोंग यांग के हाथ के ऊपर हाथ रख देती है। लैंग यू डोंग यांग से कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने के बाद भी कुछ फील नहीं हो रहा है। तो डोंग यांग से कहते हैं ये कोई हैंड क्रीम नहीं है बल्कि ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है। इन दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और ये डोंग यांग अब इसका एंटीडोट ढूंढने लगता है, लेकिन फिर इसको याद आता है कि इस क्रीम का एंटीडोट तो इसके पास खत्म हो गया है। डोंग यांग कहते हैं कि अब मुझे ऑनलाइन ये एंटीडोट ऑर्डर करना होगा, लेकिन इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द भी मुझे कल ही मिलेगी और तब तक हमें ऐसे ही रहना होगा। लैंग यू डोंग यांग से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और ये डोंग यांग को खींचते हुए अपने साथ ले आती है। ऑफिस आने के बाद गुचियान अब वो रिकॉर्डिंग
देख रहा होता है जो फैंशिंग ने चीफ लेंग के घर पर रिकॉर्ड की होती है। और इस वीडियो में वो वाला पार्ट भी रिकॉर्ड होता है जिसमें फैंशिंग लेंग्यू से बात कर रही थी और जिसमें फैंशिंग ने लेंग्यू को बताया था कि वो कोई मशीन नहीं बल्कि डोंगयांग की बहन फैंशिंग है। ये सुनने के बाद गुचियान को काफी गुस्सा आता है और ये उसी टाइम अपने ऑफिस से निकलकर घर जाने लगता है। अब डोंगयांग लेंग्यू और फैंशिंग वन के साथ गुचियान के घर पर आ जाता है। इन दोनों का हाथ अभी तक एक दूसरे के साथ ही जुड़ा होता है। लेंग्यू को ठंड लग रही होती है तो डोंगयांग फैंशिंग वन से कहता है कि मेरा ये जैकेट उतार कर लेंग्यू को दे दो। लेंग्यू कहती कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो डोंगयांग कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया बल्कि मुझे तो गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें दी है। अब फैंशिंग गुचियान के घर से बाहर आ जाती है और ये इन दोनों को यूँ साथ देकर कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब से हो गए। तो फिर डोंगयांग अपनी बहन से कहता है कि हमारा हाथ गलती से एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। फैंशिंग कहती है कि ठीक है हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि गुचियान कभी भी घर पर आ सकता है। हमें जल्दी से फैंशिंग वन को सब चीजें बतानी होंगी। अब फैंशिंग वन को गुचियान की तमाम लाइक्स और डिसलाइक्स बता देती है और उसकी रूटीन के बारे में इसे एक्सप्लेन करती है। फैंशिंग ये सब कुछ बताते हुए थोड़ा सा सैड फील कर रही होती है क्योंकि ये यहाँ से जाना नहीं चाह रही होती है। फैंशिंग वन घर के अंदर जाकर हर चीज देखने लगती है और ये अपने रूम का डोर ओपन करके देखती है तो वो काफी डेकोरेट होता है। दूसरी तरफ अब ये तीनों बाहर ही खड़े होते हैं कि इतने में गुचियान घर पर आ जाता है। फैंशिंग जल्दी से अभी भी यही प्रिटेंड कर रही होती है कि ये उसकी रोबोट है और इतने में ही फैंशिंग वन भी घर से बाहर आ जाती है। गुचियान कहता है कि अगर तुम फैंशिंग वन हो तो फिर ये कौन है। फैंशिंग कहती है कि प्लीज मुझे ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने का मौका दो। गुचियान फैंशिंग से कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, मेरे करीब मत आना। फैंशिंग गुचियान से माफी मांगती है तो डोंगयांग आगे आके गुचियान से कहता है कि इसमें मेरी बहन का कोई भी कसूर नहीं है, ये सब मेरी गलती है। जिस रात मैं तुम्हें फैंशिंग वन को भेजने वाला था उसी रात फैंशिंग वन में एक बड़ा एरर आ गया था जिसकी वजह से मैं असली रोबोट तुम तक नहीं पहुंचा पाया। मैं ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करना चाहता था इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। गुचियान कहता है कि तुमने सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी को बचाने के लिए मुझे धोखा दिया है। गुचियान काफी गुस्से में होता है। ये डोंगयांग से कहता है मैं तुम पर फ्रॉड का केस करूंगा। अब ये लेंग्यू पर भी गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम इन दोनों के साथ कैसे मिल सकती हो और इनका कैसे साथ दे सकती हो ऐसी चीज के अंदर। फिर लेंग्यू गुचियान को भी एक्सप्लेन करने लगती है कि हमारा हाथ किस तरह से एक साथ जुड़ गया है। लेंग्यू कहने लगती है कि अगर गुचियान तुम्हें इस फेक रोबोट के साथ प्यार नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम अभी भी शादी कर सकते हैं। ये सुनते ही गुचियान और फैंशिंग कहने लगते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। गुचियान गुस्से में होता है इसलिए डोंगयांग से कहता है कि अपनी ये रोबोट और अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। गुचियान डोंगयांग से कहता है अब मैं जो तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करने वाला था उसके बारे में भी तुम ना सोचना क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल अब कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। गुचियान अंदर चला जाता है तो लेंग्यू गुचियान के पीछे जाना चाहती है और कहती है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि इसका हाथ डोंगयांग के साथ जुड़ा होता है। अब अगले दिन फैंशिंग वापस से अपनी जॉब पर आ जाती है लेकिन जॉब पर भी फैंशिंग अच्छा महसूस नहीं कर रही होती क्योंकि ये उस सारे वाकये की वजह से काफी अपसेट होती है। घर पर गुचियान ने अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया होता है अपने रेगुलर चेकअप के लिए। डॉक्टर गुचियान से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन पहले से बेहतर हो गई है और मुझे लगता है कि तुम्हारा फोबिया भी अब पहले से कम हो गया है। गुचियान कहता है कि मेरे पास एक सवाल है जिसको मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। ये फैंशिंग वाली तमाम बात डॉक्टर से शेयर करता है तो डॉक्टर कहता है कि तुमने पहली दफा ये सोचा था कि फैंशिंग एक रोबोट है और इसीलिए बाद में भी जब तुम्हारा उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो तुम्हें कोई अटैक नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कि ये तो अच्छा साइन है और इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फोबिया कम हो रहा है और अब तुम्हारी कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। क्या तुमने फैंशिंग के अलावा किसी और को टच करके देखा है? तो गुचियान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि चलो ठीक है फिर ट्राई करते हैं, आओ मेरे साथ हाथ मिलाओ। लेकिन गुचियान ऐसा करते हुए हेजिटेट कर रहा होता है और फिर कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर गुचियान से कहते हैं कि जितनी देर तक तुम लोगों के साथ कांटेक्ट करने में रेजिस्ट करोगे तुम्हारा फोबिया कभी भी ठीक नहीं होगा और तुम हमेशा ही ऐसे रहोगे। हो सकता है वो लड़की तुम्हारी बीमारी को हील करने में तुम्हारी काफी मदद करे। डॉक्टर की मीटिंग के बाद गुचियान अपनी लाइब्रेरी में आ जाता है और एक पजल बनाने लगता है। इतने में इसको एक कॉल आती है और इसको बताया जाता है कि अंकल चाओ को कुछ लोगों ने काफी मारा है और उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना होगा। अब लेंग्यू और डोंगयांग फैंशिंग के हॉस्पिटल में ही आए होते हैं और फैंशिंग इन दोनों को ट्रीट कर रही होती है। अब गुचियान हॉस्पिटल आ जाता है और अंकल चाओ की हालत काफी खराब होती है। गुचियान अंकल चाओ से कहता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप मुझे बताएंगे। अंकल चाओ कहते हैं कि सुबह जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो कुछ बदमाश लड़के आए और वो मेरे से चीजें चुराना चाहते थे। मैंने रेजिस्ट किया तो उन्होंने मेरे साथ
साथ ये सब कुछ कर दिया। गुचियान कहते हैं कि मुझे पुलिस को बताना होगा, तो अंकल चौ कहते हैं कि नहीं, मेरी हालत इतनी खराब नहीं है और मैं मजीद इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। इतने में अंकल चौ के फोन पर किसी की कॉल आ रही होती है। ये अननोन नंबर होता है, इसलिए अंकल चौ उठाते ही नहीं है। फिर दोबारा उसी नंबर से कॉल आने लगती है और इस बार गुचियान कहता है कि आप फोन उठाकर देख लीजिए, हो सकता है कि किसी ने आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो। अंकल चौ फिर गुचियान से पूछते हैं कि फैंचिंग वन कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ आज यहाँ पर क्यों नहीं आई है। लेकिन गुचियान इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। अंकल चौ कहते हैं कि मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, इसलिए मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता हूँ, तो तुम फैंचिंग वन को यहाँ पर बुलाओ, मुझे कुछ चीजें हैं जो उसे एक्सप्लेन करनी है। गुचियान कहते हैं कि फैंचिंग वन आपको कभी नजर नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे वापस कर दिया है। और दूसरे रूम में ही बैठकर फैंशिंग डोंगयांग और लेंग्यू को ट्रीट कर रही होती है और फाइनली इन दोनों का हाथ एक दूसरे से अलग हो जाता है। जब इनका हाथ अलग हो जाता है तो डोंगयांग कहते हैं कि मुझे वॉशरूम में जाना है, वो चला जाता है। तो फैंशिंग लेंग्यू से कहती है कि तुम ये क्रीम घर जाकर जरूर अप्लाई करना क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग ग्लू की वजह से तुम्हारा हाथ भी खराब हो सकता है। लेंग्यू कहती है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम मेरी कितनी केयर कर रही हो। तो फैंशिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ एज अ नर्स। लेंग्यू कहती है कि तुम दिखने में भी इतनी बुरी नहीं हो, बल्कि अच्छी हो, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हो जितनी मैं हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि गुचियान के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं क्योंकि गुचियान एक काफी लंबा टाइम अकेला रहा है और जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके साथ तो शायद कोई भी अच्छा फील कर सकता है। इस पर फैंशिंग कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। लेंग्यू कहती है कि क्या तुम्हें गुचियान की बीमारी के बारे में मालूम है या ये तुम्हें मालूम है कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। तो फैंशिंग कहती है कि नहीं, मुझे गुचियान ने कभी इस बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। अब जब ये इस रूम से बाहर निकलती है तो गुचियान इसके सामने खड़ा होता है, लेकिन गुचियान फैंशिंग को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फैंशिंग गुचियान के पीछे आती है, लेकिन गुचियान फैंशिंग से कहता है कि तुम मेरे करीब मत आना बल्कि मेरे से दूर रहो। फैंशिंग कहती है कि तुम हॉस्पिटल इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गुचियान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। फैंशिंग इनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा फिजिकल कांटेक्ट दूसरे लोगों के साथ इतना डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर मुझे इस बारे में मालूम होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी एक रोबोट बनकर ना रहती, लेकिन शुक्र है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं अपनी सारी जिंदगी इसी गिल्ट के साथ रहती। फैंशिंग कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तुम्हें बेटर फील करवाने के लिए। तो गुचियान कहते हैं कि तुम मेरी और अपनी जितनी भी मेमोरीज हैं वो सब मिटा दो क्योंकि ऐसा करके ही मुझे शायद सुकून मिलेगा। गुचियान कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी उस दिन कहा था वो सब कुछ फैंशिंग वन के लिए था, ना कि ज़ेंग फैंशिंग के लिए, इसलिए तुम उन तमाम बातों को भूल जाओ। मैं और तुम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं जो कभी नहीं मिले क्योंकि मैं तो फैंशिंग वन से मिला हूँ और तुम फैंशिंग वन नहीं हो। ये कहने के बाद गुचियान वहाँ से चला जाता है। ये बातें सुनने के बाद फैंशिंग को काफी बुरा फील हो रहा होता है। अब अगले दिन डोंगयांग फैंशिंग वन से पूछता है कि आज तुम बड़ा डाउन दिखाई दे रही हो, तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो फैंशिंग वन कहती है कि क्या मास्टर मेरे साथ कोई मसला है जो मुझे मिस्टर गो के घर से उसी वक्त वापस भेज दिया गया जब मैं वहाँ पर पहुँची थी। इस बात का कोई भी जवाब डोंगयांग फैंशिंग वन को नहीं देता है। अब घर पर आने के बाद गुचियान को वो तमाम टाइम और वो तमाम चीजें याद आ रही होती हैं जो उसने फैंशिंग के साथ की थी। उसे फैंशिंग के साथ खाना खाना याद आ रहा होता है और वो उन तमाम मेमोरीज को देखकर काफी खुश भी हो रहा होता है। फैंशिंग और गुचियान दोनों ही अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं और ये दोनों ही उदास होते हैं। गुचियान को रात को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए ये बाहर फ्रेश एयर में आ जाता है, लेकिन फिर अचानक इसको ठंड लगने लगती है और ये वापस अंदर चला जाता है। इनकी मैचिंग वॉच की वजह से फैंशिंग को एक मैसेज आता है कि गुचियान की तबीयत ठीक नहीं है, वो खतरे में है। तो फैंशिंग जल्दी से भागकर गुचियान के घर पर पहुंच जाती है। अंदर जाते हुए पहले तो फैंशिंग हेजिटेट कर रही होती है, लेकिन फिर जब वो इस अलार्म को देखती है तो वो कुछ सोचे समझे बगैर अंदर चली जाती है। गुचियान को तेज बुखार होता है और उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती है। फैंशिंग उसको मेडिसिन देती है और गुचियान का ख्याल रखते हुए रात को फैंशिंग वहीं पर सो जाती है। फिर जब सुबह फैंशिंग की आंख खुलती है तो ये गुचियान का बुखार चेक करती है और इसे बुखार नहीं होता है, इसलिए फैंशिंग वहाँ से चली जाती है। फैंशिंग जाते हुए गुचियान को मेडिसिन बता गई होती है कि तुमने ये किस टाइम पर लेनी है और मेडिसिन भी इसके साइड टेबल पर रख गई होती है। अब फैंशिंग काफी अपसेट फील कर रही होती है तो ये अपने भाई से मिलने के लिए आ जाती है। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तो फैंशिंग डोंगिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे गुचियान से प्यार हो गया है। अब गुचियान बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो वहाँ पर डोंगियांग आ जाता है और ये गुचियान से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। गुचियान कहते हैं कि ये प्राइवेट कोर्स है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। डोंगियांग कहते हैं कि ठीक है, हम एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम इस बास्केटबॉल गेम
गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान करने नहीं आऊंगा दोबारा, और लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इस पर गुचियान मान जाता है और फिर ये दोनों एक गेम खेलते हैं और इस गेम के अंदर गुचियान हार जाता है। फैनशिंग अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रही होती है तो रिसेप्शन पर जो नर्स होती है वो फैनशिंग से कहती है कि तुम्हें मालूम है कि हमारे इलाके में इस बात के रूमर्स फैले हुए हैं कि एक स्टॉकर है जो लड़कियों को तंग कर रहा है और वो भी पकड़ा भी नहीं गया है, इसलिए आपको घर जाते हुए अपना ख्याल रखना होगा। इस पर फैनशिंग कहती तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर उसका आमना सामना मेरे से हुआ तो वो बचकर नहीं जाएगा। और जब फैनशिंग घर जा रही होती है तो एक शख्स फैनशिंग का पीछा कर रहा होता है। अब डोंगयांग और गुचियान एक जगह पर आराम से बैठ जाते हैं और डोंगयांग कहता है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स जानते थे कि मैं एक अनसोशल इंसान हूँ और मुझे लोगों से कांटेक्ट करते हुए मुश्किल पेश आती है, इसलिए उन्होंने फैनशिंग को हमेशा मेरे साथ रखा। बचपन से लेकर आज तक जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो फैनशिंग उसमें मेरी मदद करती है। फैनशिंग ने कभी भी मेरे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं किया है और फैनशिंग वन इस दुनिया की पहली कंपेनियन रोबोट है, इसलिए मैंने उसे अपनी बहन जैसा बनाया है क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर मेरी बहन ने ही हमेशा मुझे खुशी दी है। फैनशिंग आम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ब्रेव भी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मैंने फैनशिंग को इतना अपसेट और फियरफुल महसूस किया है और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से है। गुचियान कहता है कि वो मुझसे क्यों डरती है तो डोंगयांग कहता है कि मेरा मतलब ये है कि फैनशिंग तुम्हें खोने से डरती है। फिर डोंगयांग कहता है कि मैंने अपनी बहन को रोबोट बनाकर तुम्हारे घर पे भेजा, उसके लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ और इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन मेरी वजह से किसी सिचुएशन में ना फंसे। मैं एक आम भाई की तरह अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी गुस्सा है तो तुम उसे मुझ पर उतारो, ना कि मेरी बहन पर। ये बातें सुनने के बाद गुचियान कहता है कि अभी वो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। डोंगयांग फैनशिंग की लोकेशन गुचियान को सेंड कर देता है। अब एक शख्स फैनशिंग का पीछा कर रहा होता है और अब तो वो फैनशिंग के पीछे भागने ही लग जाता है। ये फैनशिंग को मारने लगता है, लेकिन इतने में ही गुचियान वहाँ पर आ जाता है और ये फैनशिंग को बचा लेता है। गुचियान फैनशिंग को प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि इतने में वो शख्स आकर गुचियान पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन फिर फैनशिंग उसको कहते है कि मैंने भी पुलिस को कॉल किया, वो अभी आने वाली। ये सुनते ही वो शख्स वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फैनशिंग गुचियान से कहते है कि अभी तुमने उस शख्स को टच किया है तो क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत तो कहीं खराब नहीं हो रही है, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ पर है? तो गुचियान कहते है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? तो फैनशिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें चोटें लगी हैं इसलिए मुझे तुम्हें सबसे पहले घर लेकर जाना होगा। घर पे पहुँचने के बाद फैनशिंग गुचियान की चोटों पर बैंडेज करती है। फैनशिंग कहती है कि तुमने आज मेरी जान बचाई, उस पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर मुझे दोबारा जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें इसके लिए पे बैक जरूर करूंगी। फैनशिंग कहती है कि अब मुझे चलना होगा। ये जाने लगती है, लेकिन गुचियान इसका हाथ पकड़कर इसे कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको। और गुचियान फैनशिंग से कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, मुझे भी तुम्हें खोने से डर लगता है। फिर ये फैनशिंग का हाथ पकड़ के कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी छोड़ कर जाओ। गुचियान कहता है कि मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ और मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो भी खराबियां हैं मैं उसको भी तुम्हारे लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। इस पर फैनशिंग कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम तमाम लोग इम्परफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे रोबोट्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम अपनी मेमोरीज को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये है तो बहुत आसान सी चीज लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैंने जो टाइम तुम्हारे साथ गुजारा है मैं उसको भूल पाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। असल में मैंने जो टाइम तुम्हारे साथ गुजारा है मैं उसे भूलना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि गुचियान मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद गुचियान फैनशिंग को किस कर लेता है। अब डोंगयांग अपनी वर्क प्लेस पर बैठकर काम कर रहा होता है कि इतने में लेंग्यू वहाँ पर आ जाती है। लेंग्यू कहती है कि मैं आज तुमसे गुचियान के कस्टमाइज्ड रोबोट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम वो ऑर्डर कैंसिल कर दो क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया है कि मैं जो गुचियान को इतना पसंद करती हूँ वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपने बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुचियान के साथ गुजारा है और इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं गुचियान के डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँ और वो जो चाहता है उसको करने दूँ। इस पर फैनशिंग वन कहती है कि मिस लेंग्यू आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। फैनशिंग वन कहती है कि आपको गुचियान से बेहतर कोई शख्स मिल जाएगा, जैसे कि अभी भी आपके सामने एक ऑप्शन मौजूद है। ये बात सुनने के बाद डोंगयांग फैनशिंग वन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा सोशल सिस्टम कुछ ज्यादा ही अपग्रेड कर दिया है। गुचियान फैनशिंग को अपनी स्टडी में लेकर आता है। गुचियान फैनशिंग को वो वॉल दिखाता है जहाँ पर इसने अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट की तमाम इंफॉर्मेशन पिन की होती है। फैनशिंग एक न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि 12 साल का बच्चा इस एक्सीडेंट में मौजाती तौर पर बच गया। तो इस पर गुचियान कहता है कि ये कोई मौजा नहीं बल्कि मेरी मॉम ने मुझे बचाया है क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हो रहा था तो मेरी मॉम ने मुझे अपनी बॉडी से कवर किया हुआ था और इसी के बाद से मेरे अंदर फिजिकल कांटेक्ट का फियर बैठ गया। फैनशिंग गुचियान का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना इतना बड़ा राज मुझसे शेयर किया है
है मैंने तो कभी इस तरह की कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे इतना जरूर मालूम है कि तुम्हें इसके लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए है, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम की चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। वो भी यही चाहती थी कि तुम हमेशा एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजारो। गुजियान कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, मैं अब से अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजारने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे उस शख्स को तलाश करना है जिसने मेरे पेरेंट्स के साथ ये सब कुछ किया है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अब तक अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट से रिलेटेड इकट्ठी की है, और मुझे सबसे ज्यादा शक चीफ लैंग पर है। चीफ लैंग का असिस्टेंट उसको बता रहा होता है कि गुजियान अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने लिए एक न्यू रोबोट भी डेवलप करवा रहा है, और गुजियान ऑफिस के अंदर इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए एक टीम भी बना रहा है। चीफ लैंग कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना तो पैसों को जाया करने वाली ही बात है, तुम इस पर इतना गौर मत करो और जो गुजियान कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि अगर उसने यही रवैया अपनाए रखा तो उसकी कंपनी कुछ अरसे बाद अपनी पोजीशन कायम नहीं रख पाएगी। अब फैन शिंग गुजियान से कहती है कि तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब फैन शिंग गुजियान की वो पजल देखने लगती है तो गुजियान फैन शिंग को बताता है कि ये मेरे पेरेंट्स का लास्ट प्रेजेंट था जो उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पर दिया था। फैन शिंग कहती है कि इस पजल के अंदर एक पीस क्यों मिसिंग है, तो गुजियान कहता है कि ये पीस एक्सीडेंट वाले दिन गुम गया था, या ये भी हो सकता है कि मेरे मॉम डैड मुझे टेस्ट कर रहे हो कि मैं इस मिसिंग पीस को कैसे ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मॉम ने मुझे ये गिफ्ट दिया था तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये पजल सिर्फ एक क्लू है ये तलाश करने के लिए कि हमने तुम्हें रियल गिफ्ट क्या दिया है। अब इस पर फैन शिंग गुजियान से कहती है कि हम उसी कैंप साइट पर जाएंगे जहाँ तुम अपने पेरेंट्स के साथ 13 साल पहले जा रहे थे, और हम उस ट्रिप को फिनिश करेंगे और हो सकता है कि हमें कोई यूजफुल क्लू मिल जाए। गुजियान कहते हैं मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन फैन शिंग गुजियान को ये कहकर मना लेती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर ये दोनों उस कैंप साइट पर आ जाते हैं। गुजियान अंकल चाओ को फोन करता है। गुजियान अंकल चाओ से कहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो अंकल चाओ कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है और 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम में, मैं अपने किसी फ्रेंड से कहूँ कि वो तुम्हारा इस टाइम में ख्याल रख ले। तो इस पर गुजियान कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फैन शिंग वापस आ गई है। अंकल चाओ कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे अभी तुम कहाँ पर हो, तो गुजियान कहता है कि मैं उसी कैंप साइट पर हूँ जहाँ मैं लास्ट अपने मॉम डैड के साथ जा रहा था। अंकल चाओ कहते हैं कि तुम तो वहाँ जाने से बहुत डरते थे, लेकिन आज तुम अचानक क्यों वहाँ पर चले गए हो। गुजियान कहता है कि मैं आज यहाँ पर वो क्लूज तलाश करने आया हूँ जिसकी मदद से मुझे असली कातिल का पता चल जाएगा। अंकल चाओ गुजियान की ये तमाम बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और जल्दी से अंकल चाओ अपनी ड्रिप उतारते हैं और हॉस्पिटल से चले जाते हैं बाहर। अब ये दोनों क्लूज की तलाश में इधर उधर फिर रहे होते हैं तो गुजियान कहता है कि इस वाकये को बहुत टाइम हो गया है, इसलिए अगर कोई क्लू किसी ने छोड़ा भी होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अब हम उसे तलाश कर पाएंगे। फैन शिंग कहती है लेकिन फिर भी हमें ट्राई तो करना चाहिए ना। अब ये दोनों यहाँ पर क्लूज तलाश कर रहे होते हैं तो फैन शिंग को एक आर्टिफिशियल स्टार मिलता है। फैन शिंग ये स्टार गुजियान को दिखाती है तो गुजियान को याद आता है कि जब इसकी मॉम ने इसको पजल गिफ्ट में दी थी तो इसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हें स्टार्स को मिस नहीं करना चाहिए है। ये याद आने के बाद गुजियान इस तरह के मजीद स्टार्स को देखने लगता है और लकीली इनको मजीद स्टार्स मिल जाते हैं। फैन शिंग कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जानबूझकर यहाँ पर स्टार्स छोड़े हैं, हमें इन स्टार्स को फॉलो करना चाहिए तभी हमें कुछ मिल पाएगा। ये दोनों स्टार्स को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं और इस जगह पर एक बॉक्स मिलता है। गुजियान इस बॉक्स को खोलता है तो इस बॉक्स के अंदर उस पजल का वो मिसिंग पीस होता है। ये पीस मिलने के बाद गुजियान कहता है कि मॉम डैड मैं आज आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और आपको मालूम है कि मुझे आज वो गिफ्ट मिल गया है जो आप लोग मुझे देना चाहते थे। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों से बात करूं। और फिर गुजियान कहता है कि मुझे जमीन पर अपना सितारा भी मिल गया है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा, ये बहुत ही ब्राइट है और मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये कहने के बाद गुजियान फैन शिंग को गले से लगा लेता है। अब लैंग यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बुक पढ़ रही होती है तो चीफ लैंग आकर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तो लैंग यू कहती है कि गुजियान कंपनी के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च डिपार्टमेंट बना रहा है और मुझे लगता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करके अपना रोल प्ले कर सकती हूँ। चीफ लैंग अपनी बेटी से कहने लगता है कि गुजियान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, इसलिए अब तुम्हें उसकी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए और तुम्हें अब उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए है। तो लैंग यू कहती है कि डैड आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तो पहले ही गुजियान पर गिव अप कर चुकी हूँ। फिर ये अपने डैड से कहती है कि आप जरा करीब आइए, आपको मालूम है कि मैं R&D डिपार्टमेंट में हूँ और मैं ये सब कुछ किसी और के लिए कर रही हूँ। इसका डैड पूछता है वो कौन है, लेकिन अभी लैंग यू अपने डैड को इसके बारे में नहीं बताती है तो इसका डैड कहता है कि वो जो कोई भी हो, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें डिसअपॉइंट मत करे। चीफ लैंग कहता है कि मैं गुजियान को कभी
कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि वो एक नया R&D डिपार्टमेंट बनाए कंपनी के अंदर, क्योंकि ये बेवकूफी के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब अंकल चाओ काफी परेशान होते हैं, वो घर पर गुचियान का वेट कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम गुचियान घर पर आ जाता है और ये अंकल चाओ से कहता है कि आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन आप घर पर क्या कर रहे हैं। तो अंकल चाओ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं घर आ गया। अंकल चाओ कहते हैं कि आज तुम उस जगह पर गए थे, क्या तुम्हें कुछ मिला। तो गुचियान काफी एक्साइटेड होकर अंकल चाओ से कहता है कि मुझे फाइनली वो गिफ्ट मिल गया जो मेरे पेरेंट्स मुझे देना चाहते थे। तो अंकल चाओ कहते हैं कि इस गिफ्ट में क्या है। अब चीफ लैंग ने कंपनी के अंदर फिर से शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग अरेंज की होती है और ये तमाम शेयर होल्डर्स को ये कह रहा होता है कि आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ यही है कि हमने गुचियान को चेयरमैन और प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाना है, क्योंकि गुचियान अगर प्रेसिडेंट और चेयरमैन है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि उसे बाकी शेयर होल्डर्स का भी सोचना चाहिए, लेकिन वो अपनी राय को ही अहमियत देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गुचियान इन्वेस्ट करना चाह रहा है और इस ड्रीम को मटेरियलाइज करने के लिए 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन एक शेयर होल्डर कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ग्रोइंग प्रोजेक्ट है और इसके अंदर शुरू से ही इन्वेस्ट करना अक्लमंदी है। इस पर चीफ लैंग हंसने लगता है और कहता है कि अगर गुचियान ने कंपनी का मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हुआ तो सबको कितना लॉस होगा। इस पर वही शेयर होल्डर कहता है कि अगर ऐसा है तो हाँ, इसमें रिस्क भी काफी है। फिर चीफ लैंग रिसेंट ईयर्स में जो AI इंडस्ट्रीज फ्लॉप हुई हैं उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर करता है। चीफ लैंग कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि गुचियान को चेयरमैन की पोजीशन से हटाया जाए। ये देखने के बाद तमाम शेयर होल्डर्स इसकी बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। अंकल चाओ एक आदमी से मिलते हैं। वो शख्स अंकल चाओ से कह रहा होता है कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर किया है। सिर्फ थोड़े से पैसों की खातिर मुझे सारी जिंदगी डर डर के जीना पड़ रहा है और अभी भी तुम मुझे मुश्किल में डालने पर तुले हुए हो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अंकल चाओ कहता है कि मैं मानता हूँ कि पिछले 2 सालों से तुम्हारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं और मैंने भी जुए में बहुत सारा पैसा हारा है और अगर मैंने वो पैसे वापस नहीं किए इस महीने तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा अपनी बाकी की जिंदगी में। तो वो शख्स कहता है कि तुम इतने सालों से गुचियान की फैमिली में हो, तुमने तो काफी पैसे बना लिए होंगे अब तक। गुचियान तो पैसों का दरख्त है, अगर तुम उसे काट दोगे तो सारे पैसे तुम्हारे ही होंगे ना। तो इस पर अंकल चाओ कहते हैं इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी मैं मजीद जुआ नहीं खेलूंगा और मुझे अभी इस लेवल को पास करना होगा। वो शख्स कहता है कि मैंने तुम्हारी ये वाली बकवास कई बार सुनी है, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट तो सामने नहीं आया अभी तक। अंकल चाओ कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं नई क्रैश साइट ढूंढ लूंगा। वो शख्स कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये कह के वो शख्स यहाँ से चला जाता है। फैनशिंग और गुचियान घर पर एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और इनके दोनों डांस कर रहे होते हैं। डांस करते हुए गुचियान और फैनशिंग एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और गुचियान फैनशिंग को किस कर देता है। इतने में ही अंकल चाओ वहाँ पर आ जाते हैं और अंकल चाओ आकर गुचियान से कहते हैं कि आज चीफ लैंग ने फिर से एक मीटिंग कंपनी में अरेंज की थी तुम्हें पोजीशन से हटाने के लिए और कल ऑफिशियल पेपर्स जो हैं इस चीज के पब्लिश हो जाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारे तक कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे इस सब की, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो गुचियान कहता है कि अंकल चाओ मुझे मिस्टर वू ऑफ ब्रिज कैपिटल से मिलना है, आप उनके साथ मेरी मीटिंग अरेंज करवाइए। अगले दिन चीफ लैंग गुचियान के ऑफिस में आता है और ये काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। कंपनी का एक शख्स इसको बताता है आपके एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट का जो सारा प्रोसेस है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। फिर चीफ लैंग प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ जाता है। ये लोग शुरू ही करने वाले होते हैं कि एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और इन्हें बताता है कि अभी अभी कि एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। फिर गुचियान फैनशिंग के साथ ऑफिस में पहुंचता है तो चीफ लैंग जल्दी से कहता है कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अभी बंद करो। तो गुचियान कहता है कि इसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ लैंग कहता है कि आज न्यू प्रेसिडेंट और चेयरमैन की इनॉग्रेशन है और गुचियान खुद इसको विटनेस करने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए हम सब इसका वेलकम करते हैं क्योंकि इन तमाम सालों ने गुचियान ने काफी अच्छा काम किया है। फिर फैनशिंग एक टीम मेंबर से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है जिसके अंदर ये लिखा होता है सेंट्रॉनिक्स का शेयर होल्डर ब्रिजफील्ड कैपिटल और नैंटियन कैपिटल ये सब गुचियान के हैं। फिर गुचियान कहता है कि मैं ही ब्रिज क्रॉस कैपिटल का बेनिफिशियल ऑनर हूँ, इसीलिए इस कंपनी का चेयरमैन और प्रेसिडेंट मैं ही हूँ और यही गिफ्ट होता है जो गुचियान के पेरेंट्स ने उसको दिया होता है। ये सुनते ही चीफ लैंग की हालत काफी खराब हो जाती है कि वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। और वही आदमी जो अंकल चाओ से मिला था वो ड्राइवर के कपड़े पहनकर पार्किंग लॉट में आ जाता है और ये छुपके से गुचियान की गाड़ी का दरवाजा खोलता है। इसने गाड़ी को कुछ किया होता है और अब छुप कर ये देख रहा होता है गुचियान फैनशिंग के साथ गाड़ी में चला जाता है और ये देखने के बाद ये अपने फोन पर किसी को मैसेज
कोशिश करता है। अंकल चाओ गुचियान की स्टडी में आते हैं। वो शख्स अंकल चाओ से कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अंकल चाओ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये बात, तो फिक्र नहीं करो, मेरे पास जल्दी बहुत पैसे होंगे। फिर अंकल चाओ गुचियान की स्टडी को देखता है और फिर वहाँ पर पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और ये कहता है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला हूँ। फिर अंकल चाओ को एक आवाज आती है और स्टडी का दरवाजा बाहर से बंद हो गया होता है। अब वो शख्स पार्किंग लॉट से अपने कपड़े चेंज करके बाहर जा रहा होता है कि पुलिस आकर इसको पकड़ कर ले जाती है और अब अंकल चाओ यहाँ पर खड़े वेट कर रहे होते हैं कि इतने में गुचियान और फैंचिंग वहाँ पर आ जाते हैं। अंकल चाओ गुचियान से कहने लगते हैं कि मैं तो बस आज घर में बोर हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर वैसे ही आ गया हूँ। तो इस पर गुचियान कहता है कि अंकल चाओ वो आप ही थे ना? तो अंकल चाओ कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो गुचियान? तो फिर गुचियान फैंचिंग से कहता है कि मुझे ये बगिंग डिवाइस दो और फिर अंकल चाओ को गुचियान बताता है कि जब मैं उस दिन फैंचिंग के साथ स्टडी में था तो फैंचिंग को टेबल के नीचे ये बगिंग डिवाइस नजर आई थी। गुचियान कहते हैं कि मुझे तो उसी लम्हे शक हो गया जब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो अंकल चाओ अब नीचे बैठ जाते हैं और कहता है कि मैंने इतने साल जो तुम्हारी केयर की है उसकी खातिर मुझे जाने दो। गुचियान कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझा था और जो पैसे मैंने अपनी विल में तुम्हारे लिए रखे थे वो तुम्हारे बुढ़ापे के लिए थे, ना कि मुझे मारने के लिए। मेरे तो पेरेंट्स भी तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करते थे लेकिन तुमने उनके साथ भी क्या किया? तो अंकल चाओ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे जितना मारना चाहते हो मार लो लेकिन प्लीज मुझे इस टाइम माफ कर दो। तो इस पर गुचियान को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है तुम उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे माँ बाप को वापस नहीं ला सकते हो। अगर तुम मर भी जाओ फिर भी वो वापस नहीं आएंगे। और अंकल चाओ को गुचियान के पेरेंट्स को मारने के जुर्म में कैद हो जाती है। अब गुचियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का R&D डिपार्टमेंट अपनी कंपनी में लॉन्च कर देता है और गुचियान कहता है कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियन रोबोट होंगे और डोंग यांग इस प्रोजेक्ट का लीड एक्सपर्ट होगा, इसीलिए मैं डोंग यांग को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। गुचियान कहता है कि अब से डोंग यांग साइंटिफिक डेवलपमेंट और फैंचिंग प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा और गुचियान कहता है कि मिस लेंग यू R&D डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होंगी और ये डोंग यांग के साथ मिलकर काम करेंगी, इसलिए मैं लेंग यू को भी स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। चीफ लेंग की तबीयत ठीक नहीं होती है तो गुचियान चीफ लेंग से मिलने के लिए आता है। गुचियान चीफ लेंग से कहता है कि क्या आप ठीक है और इस दफा गुचियान चीफ लेंग को अंकल कहकर बुलाता है, जिस पर चीफ लेंग काफी हैरान होता है और ये गुचियान से कहता है कि इधर आकर तुम बैठ जाओ। फैंचिंग भी गुचियान के साथ आई होती है। लेंग यू फैंचिंग से कहती है कि गुचियान और तुम्हारा कपल बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो। तो इस पर फैंचिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम और मेरा भाई भी एक अच्छा मैच हो। लेंग यू कहती कि मैंने तुम्हारे भाई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी लेकिन उसने काफी सोचने के बाद मुझे ये कहा कि सिस्टम के मुताबिक हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। इसमें फैंचिंग कहती कि मेरा भाई थोड़ा सा कोल्ड इंसान है इसलिए तुम्हें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। इस पर लेंग यू कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, वो काम मैं संभाल लूंगी। गुचियान चीफ लेंग से कहता है कि मुझे इतने साल यही लगता रहा कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट सिर्फ आपकी वजह से हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है और इस पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। चीफ लेंग कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, मैं भला उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर चीफ लेंग ने अपने स्वेटर पर एक ब्रोच लगाया होता है, इस पर हाथ लगाकर ये कहते हैं कि ये वो पहला गिफ्ट था जब तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था जब मैंने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया था और इन तमाम सालों में मैं हमेशा इस ब्रोच को पहनता क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम फ्यूचर में कहीं पर गिरो भी, क्योंकि स्टार्स कभी भी नहीं गिरते हैं, वो हमेशा ऊपर रहते हैं और ऊंचा उड़ते हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम तीनों को बहुत सारी मुश्किलात से इकट्ठे गुजरना पड़ा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस कंपनी को यहाँ तक ले आएंगे। तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम्हारे साथ साथ मैंने भी सफर किया है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बाद इस बिजनेस को संभालना था। मैंने भी तुम्हें बहुत हार्शली ट्रीट किया है पिछले सालों में, लेकिन इन तमाम मुश्किलात की वजह से तुम अपने अंकल को ब्लेम मत करना उस बिहेवियर के लिए। तो इस पर गुचियान कहता है कि मैंने भी तो इन सालों में आपको काफी दुख दिया है, इसलिए हम लोग बराबर हैं। चीफ लेंग कहते हैं कि अब तुम पहले से काफी मैच्योर हो गए हो, इसलिए अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कंपनी को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इस पर गुचियान अंकल से कहता है आपका बहुत शुक्रिया और ये चीफ लेंग से हाथ भी मिलाता है। चीफ लेंग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हारा फोबिया तो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस पर गुचियान कहता है कि ये सब कुछ फैंचिंग ने किया है मेरे लिए। चीफ लेंग कहते हैं कि मुझे तो शुरू से ही मालूम था कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अब डोंग यांग लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और लेंग यू उसके पास बैठी होती है। लेंग यू डोंग यांग से कहती है कि मैं पूरे साल से तुम्हारे जवाब का वेट कर रही हूँ लेकिन अभी तक तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है, तुम अब ये एडमिट कर लो कि तुम मुझे पसंद करते हो। इस पर डोंग यांग कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन लेंग यू डोंग यांग के काफी करीब आ जाती है और ये डोंग यांग को किस कर लेती है। अब लेंग यू डोंग यांग को अपने डैड से मिलवाने के लिए डिनर पर बुलाती है और फिर ये दोनों ड्रिंक
ड्रिंक करते हैं और फाइनली चीफ लैंग डोंगयांग को अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब गुचियान और फैंशिंग रात को स्टार्स देख रहे होते हैं। गुचियान फैंशिंग के लिए गर्म शॉल लेकर आता है और उसे देता है और साथ ही ये फैंशिंग को हक कर लेता है। ये दोनों काफी खुश होते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।